और आप लोग लगातार मेहनत कर ही रहे हो तो सब ठीक होगा मुझे लग रहा है। हम नर्सिंग रिसर्च के कुछ पोर्शंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम रिलायबिलिटी डिस्कस कर रहे थे वैसे ही हम आज वैलिडिटी और स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंट्रोडक्टरी कांसेप्ट्स वो डिस्कस करेंगे। तो क्लास की शुरुआत आप लोगों के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी से। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। मेहनत ही सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है। थोड़ा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस पे ध्यान मत देना, इन्होंने मुझे कहा है 10-15 मिनट का काम है, तो मेन फोकस बाई प्रोडक्ट पे नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट पे होना चाहिए। अपने कंसंट्रेशन का टेस्ट है, ओके। और आप लोग मेहनती हो, लगातार मेहनत कर ही रहे हो, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो वैलिडिटी में भी कुछ टाइप्स होते हैं और मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको, which of the following refers to how well the particular sample of behavior used to measure a characteristic reflect the entire domain of behavior that constitute that characteristics. So validity का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए वो बनाया गया है उस चीज को किस एक्सटेंट तक मेजर करता है, डिग्री टू विच इट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर। जैसे थर्मामीटर टेंपरेचर को किस डिग्री तक, मतलब किस एक्सटेंट तक मेजर करता है, एक वेइंग मशीन वेट को किस एक्सटेंट तक एक्यूरेटली मेजर करती है जिसके लिए वो बनाई गई है, तो वो उसकी वैलिडिटी होती है। और यहाँ पर वैलिडिटी के कई टाइप होते हैं और आपको बताना है कि सैंपल बिहेवियर्स को जिसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो कितना पर्टिकुलरली उस बिहेवियर को मेजर करता है, वो क्या कहलाता है, किस प्रकार की वैलिडिटी कहलाती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। ये वैलिडिटी के 4 प्रकार होते हैं। जैसे हम टीचर्स यहाँ आते हैं, आप हमें भी वैलिडेट करते हो, इससे पहले आप इंस्टीट्यूट को वैलिडेट करने की कोशिश करते हो कि ये जो कुछ भी है ये सही है क्या, ऐसा करते हो। टीचर्स आते हैं, तुम लोग उनको वैलिडेट कर रहे हो कि ये पढ़ा पाएंगे या नहीं, या पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ऐसा करते हो। चेक करते रहते हो बुक्स में से जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। यदि तुम इतना ही कर पाते तो खुद ही पढ़ लेते ना। सो नॉर्मली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के आए हुए होते हैं, तो वो कई बार छोटी कक्षाओं में वो ज्यादा रहता है। हमारे तो यहाँ टीम एकदम स्टैब्लिश्ड है, तो इतनी ज्यादा टेस्टिंग है नहीं टीम की, बट एक ह्यूमन बिहेवियर है, स्टूडेंट कभी कभार ऐसा दिखाता है। सो सबसे पहले आप देखते हो फेस वैलिडिटी। क्या देखते हो, ये प्राइमरी फॉर्म होता है किसी भी चीज को देखने का। जैसे वो टीचर जैसा लगता है क्या, नॉर्मली तो यही देख पाएंगे। पहले तो हमारी कोई एक इमेज रहती है टीचर जैसा लगता है क्या। जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं तो एक ड्रेस कोड होता है, जो रोल के लिए आपने अप्लाई किया है उस रोल के हिसाब से आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। तो जो पैनल होता है वो देखता है कि हाँ ये ओवरऑल तो जॉब के लिए सूटेबल लग रहा है। अब इसके अंदर कंटेंट क्या है वो बात की बात है, फेस से तो लग रहा है कि नहीं, तो फेस से सब लगा। और जैसे मुंह खोला, गोबर, गोबर बोलना अच्छा तो नहीं लगता, बट निराशा हो सकती है, कई बार पॉसिबल है कि नहीं। और कई बार आपने जज किया ये क्या पढ़ाएगा, और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया सब लोग वाओ, पॉसिबल है। यानी कि फेस वैलिडिटी जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया देता है, वो आप सही हो या गलत भी होते बहुत बार होते हैं कि नहीं इसमें। सो हम बुक को कवर से जज नहीं कर सकते, बट हाँ कवर अट्रैक्टिव होता है तो बुक एक बार खरीद जरूर सकते हैं। बाद में पढ़ने पे पता चला कि कवर कवर ही था, पूरे कीमत जो थी वो शायद कवर की थी, अंदर कंटेंट में कुछ। सो अगली बार आप ऐसा धोखा नहीं खाओगे। सो दिस इज हाउ यू लर्न टू वैलिडेट द थिंग्स। हमें मेनली नर्सिंग रिलेटेड रिसर्च जो होते हैं वो नॉलेज रिलेटेड रिसर्च होते हैं। जैसे आप क्या देखते हो, पेशेंट से रिलेटेड किसी का नॉलेज या प्रैक्टिस ऐसे कुछ इवेल्युएट करते हो, तब हमें देखना होता है कंटेंट क्या। जैसे आप स्टूडेंट एग्जाम लिखते हो, मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने चेक करना है, पहले मैं देखता हूँ इसने जो लिखा है वो आंसर लिखा जैसा तो दिख रहा है कि नहीं, हेडिंग दिया हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है, तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट को कुछ तो आता है, वो आपकी फेस वैलिडिटी है। और बारीकी से पढ़ना शुरू किया, स्टूडेंट बहुत ही शातिर, एक दो लाइन ठीक ठाक लिखी है, अंदर बीच में जस्ट घुमा घुमा के सेम ही लाइन सेम ही लाइन सेम ही लाइन और पेज भरा। तो फिर मैं सोचने में मजबूर हो जाऊंगा कि जितना मैंने सोचा था शायद उतने नंबर उसको नहीं आ पाएंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज ओवरऑल हमें क्या आंसर करना है, कंटेंट देखना है। क्या देखना है, कंटेंट। तो नेक्स्ट जो वैलिडिटी होती है सबसे कॉमनली यूज्ड वैलिडिटी नॉलेज रिलेटेड चीजों के अंदर आप देखते हैं वो है कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या देखता है, आपका कंटेंट पहला तो एक्यूरेट है कि नहीं, जो आपने लिखा है वो फैक्ट सही है कि नहीं। दूसरा आपने लिखा है वो फैक्ट सही है लेकिन इस आंसर में उसको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था साइकोलॉजिकल सपोर्ट हर नर्सिंग केयर प्लान में लिखना, वो एक्यूरेट हो सकता है लेकिन रेलेवेंट नहीं है। तो दूसरा देखा जाता है रेलेवेंस। क्या देखा जाता है, रेलेवेंस मतलब उस एरिया से रिलेटेड है या नहीं, उस आंसर में उसकी जरूरत है या नहीं। जैसे बहुत टीचर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमने को बड़ा अच्छा लगता है, बट वो आज के टॉपिक से रेलेवेंट है क्या। आज मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूँ और मैंने 2 घंटे आपको एक मेडसर्च के टॉपिक पे बोल के बता दिया, मैंने अच्छा बोला, वो जो मेडसर्च के बारे में बताया था वो सब सही था, बट वो रेलेवेंट था क्या, नहीं था, तो वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ हमें एक्यूरेसी वैलिडिटी दो चीजें तो देखनी ही देखनी है। अब रेलेवेंस देखा और फिर आप क्या देखोगे कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो कंप्लीट है या नहीं। जैसे आप आंसर लिखते हो, आपने पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छी लिख दी लेकिन आप साइन एंड सिम्टम्स नहीं लिखे। आपने मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से लिख दिया, सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से लिख दिया, आपने नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा ही नहीं क्योंकि आप तो नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तब मैं आपके नंबर कट करूंगा। यस, सो दिस इज व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। तो आपका कंटेंट इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रेलेवेंट। अब आपका आंसर वैलिड होगा और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। तो आपका रिसर्च टूल भी जिस टॉपिक को आप इवेलुएट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसको एक्यूरेटली, कंप्लीटली, और वहां हर क्वेश्चन उस रिसर्च टूल का रेलेवेंट होना चाहिए आपके मेन टॉपिक से, देन ओनली योर टूल इज वैलिड। तो हम इसकी वैलिडिटी इंडेक्स निकालते हैं, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स। कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स कैसे, कि कंटेंट को वैलिडेट किससे करवाओगे आप, एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट से करवाना होता है। तो हम एक्सपर्ट्स को वैलिडिटी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये मेरा रिसर्च है, ये मैंने टूल बनाया है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव है, आप देख के बताइए कि जो मैंने कंटेंट दिया है वो मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंप्लीट है क्या, रेलेवेंट है क्या, एक्यूरेट है क्या। तो लोग सजेशन देते हैं और सजेशन के बाद आप 5 एक्सपर्ट्स 10 एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करने के बाद उसमें और मॉडिफिकेशन कर लेते हो और फिर उसको मेन टूल के तौर पे यूज करते हो।
आर यू ऑल गेटिंग दिस? अब सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है आपके रिसर्च टूल में। इस क्वेश्चन पे कुछ एक्सपर्ट ने लिखा कि ये जो आपका स्टेम है, एमसीक्यू के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्टेम। ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये मेन जो लिखा हुआ रहता है सवाल, उसको स्टेम कहते हैं। और ये जो ऑप्शन है इनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर्स। क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन। मल्टीपल चॉइस में ये रिस्पॉन्सेज जो है ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। आंसर तो कोई एक है, बाकी वाला उसका ध्यान भटकाने के लिए है ना, डिस्ट्रैक्टर्स, अल्टरनेटिव्स। तो वो कहेगा कि ये क्वेश्चन बनाने में इसके दो मतलब निकल सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई करो। या ऑप्शन से सी और डी दोनों भी आंसर हो सकते हैं, आप ऑप्शन को और क्लेरिफाई करो जिससे एक ही आंसर निकल के आए। ऐसा हो सकता है ना, अलग अलग एक्सपर्ट को सुझाव दे। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज ये, तो 4 पे इसको यस कितने ऑप्शन एक्सपर्ट ने कह दिया? कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, बट आपके लिए जरूरी नहीं है इस टूल में, जो आपके मेन टॉपिक से ये रिलेटेड नहीं, आप इसको हटा दो। पॉसिबल है? तो सपोज आपके 9 एक्सपर्ट ने 10 में से इसको ओके कर दिया, तो इसका कंटेंट वैलिडिटी स्कोर कितना हुआ? 90%। हुआ कि नहीं? तो 70% से ज्यादा कंटेंट वैलिडिटी स्कोर आता है उस क्वेश्चन को तो आप रखोगे, बाकी वाले को या तो आप मॉडिफाई करोगे या रिमूव कर दोगे। समझ में आ रहा है? अब आपको एक्सपर्ट का सुझाव है कि जो आपने बनाया वो तो ठीक है, पर ये इनकम्प्लीट है, इसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड और क्वेश्चंस ऐड करिए। वो कैसे असेस करोगे? तो आप फिर और मॉडिफाई करते हो, फिर उसको ऐड करते हो। तो ये ओवरऑल कंटेंट वैलिडिटी का प्रोसेस होता है, और मेनली हम कंटेंट वैलिडिटी ही करते हैं। तो ये जो यहाँ मैंने लिखने की कोशिश करी है, how well the particular sample of behavior used to measure a characteristic reflect the entire domain of behavior that constitute that characteristics, यानी उस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो भी बिहेवियर का डोमेन है उसको आपका क्वेश्चनर कितना अच्छे से मेजर करता है, ये आपका कंटेंट ही हुआ। क्या हुआ? कंटेंट। तो इसका आंसर होगा कंटेंट वैलिडिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि फेस वैलिडिटी बता दिया, कंटेंट वैलिडिटी बता दिया, फिर ये बाकी वाले दो वैलिडिटी और क्या हो सकते हैं, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको जस्ट समराइज कर देता हूं वैलिडिटी की डेफिनेशन। वैलिडिटी इज द डिग्री टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर। मतलब कोई भी इक्विपमेंट उस चीज को कितना एक्यूरेटली मेजर करता है जिसको मेजर करने के लिए वो बनाया गया है। डायबिटीज के नॉलेज के रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो वो डायबिटीज के नॉलेज को किस डिग्री तक मेजर कर रहा है? 100%, 90%, 70%, 50%, व्हाटएवर इट मे बी, ये एक्सपर्ट वैलिडेट करके बताते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब आपने उसको कितना कंप्लीटली पढ़ लिया है, इसके लिए हम एग्जाम लेते हैं कि नहीं? यदि आप उसका आंसर दे पा रहे हो तो आप कहते हो कि ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आओ मैं उसका आंसर दे दूंगा। पॉसिबल है कि नहीं? लेकिन आप कहते हैं सर मेरे को थ्योरी पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि सब याद हो गया, जैसे क्वेश्चन करते हैं तो लगता है कि कुछ आ ही नहीं रहा, सारे ऑप्शन सेम ही सेम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आप अभी तक कंसेप्ट में फर्क करना नहीं समझ पा रहे हो, यू नीड मोर प्रैक्टिस। सो वैलिडिटी चार प्रकार की हो सकती है। फेस वैलिडिटी, दिखने से लगना चाहिए, तो इसलिए दिखने से लगना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने से लगना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले दिखने से नर्सिंग ऑफिसर बनने जैसे लगो। जब आप सिर्फ टीचर को ही देख रहे हो कि वो टीचर जैसा लगता है कि नहीं, तो हम भी तो देख रहे हैं ना कि आप स्टूडेंट जैसे लगते हो कि नहीं। आप यहाँ दादी जी जैसी फरमाइशें कर रहे हो, हमें वो चाहिए, हमें वो एडजस्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम तो वो होगा तभी पढ़ लेंगे, तो मतलब कुछ तो फेस वैलिडिटी में दिक्कत है कि नहीं बच्चों? तो पहले आप अपने आप को उस रोल में डालोगे तभी आप उस हिसाब से बिहेव करोगे। सपोज हमें यूनिफॉर्म वाले लोग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं कि नहीं? सपोज आप यूनिफॉर्म में किसी आर्मी पर्सनल को देखोगे तो आप ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन, देशभक्ति की एक्सपेक्टेशन करोगे कि नहीं? उस पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं? या व्हाइट कोट में किसी डॉक्टर को देखोगे या यूनिफॉर्म में किसी नर्सिंग ऑफिसर को देखोगे तो आप भरोसा करोगे कि नहीं? और यदि वो यूनिफॉर्म में नहीं है और वार्ड में घूम रहे हैं और आप वहां एडमिट हो और वो आपको आगे इंजेक्शन दे रहे हैं, तो आप पहले तो डरोगे और पूछोगे भाई कौन हो आप, पूछोगे कि नहीं? तो इसलिए हम कहते हैं कि आप भी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए एंड इंप्रूव योर फेस वैलिडिटी। और फेस वैलिडिटी से सिलेक्शन के चांसेस दिखते हैं। क्लास के अंदर भी एक्टिव स्टूडेंट, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ मुझे सारे लोग दिख रहे हैं और उनका फ्यूचर भी दिख रहा है। कौन नॉर्सेट 7 में पार कर रहा है, कौन नॉर्सेट 7 के इतना करीब जा रहा है, कौन नॉर्सेट 7 के नजदीक नजदीक ही नहीं है। बता दूं क्या? तुम लोग भाग जाओगे सारे ना, बट प्रयास करना है सभी को नॉर्सेट 7 मिले ना मिले ये तो श्योर नहीं है, बट कोई ना कोई नॉर्सेट में आप कंफर्म जरूर हो जाओगे यदि लगातार अपनी वैलिडिटी इंप्रूव करते रहोगे तो डेफिनेटली हो जाओगे। सो कंटेंट वैलिडिटी इज द मेन मैटर, क्या है आपके अंदर। और अब तो रिलेटेड वैलिडिटी और होती है, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरिया में क्या होता है कि हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी उस चीज को नापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सपोज आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की कोई वेइंग मशीन यूज कर रहे हो, अब आपने एक नई कंपनी की वेइंग मशीन मार्केट में आई है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी एक सेट क्राइटेरिया है कि जो वजन ये वेइंग मशीन बताती है उससे रिलेटेड वजन आपकी वेइंग मशीन बताती है, तो वो भी एक्यूरेट हो जाएगी कि नहीं? बहुत ही आसान सा हो जाता है। तो समटाइम्स जहां पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया है और आप उसको कंपेयर करके बता देते हो कि चलो आपने एक पेन स्केल बनाया मान लो अपने रिसर्च में पेन असेस करने के लिए, पेशेंट का पेन, यस, और आपने ऑलरेडी जो विजुअल एनालॉग स्केल है पेन असेस करने का, उसमें आपने देख रखा है कि पेशेंट का पेन स्कोर 5 आ रहा है, मे बी मॉडरेट है वो, है ना? अब आप वाली पेन स्केल जो आपने बनाई है उस पे भी यदि उस पे पेन स्केल मॉडरेट आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ओके ये क्राइटेरिया था, हमारा भी उससे कोरिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये सही बता रहा होगा। घड़ी में भी कई बार अपन देखते हैं ना, और अपनी घड़ी सही है कि नहीं, कैसे देखते हैं? ऑलरेडी एक दूसरी घड़ी जो क्राइटेरिया के तौर पे अवेलेबल है तो अपन, या फिर कोई टीवी का, फोन का, इंटरनेट का, जहां का भी टाइम मिले देखते हैं कि नहीं? सो ये बहुत ईजी है, बट हर बार क्राइटेरिया होना जरूरी नहीं है अवेलेबल। बट जहां ऑलरेडी क्राइटेरिया अवेलेबल है तो आप क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी में भी जा सकते हो। आप कुछ नया बना रहे हो जिसके जैसा ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, आप चाहते हो कि हम भी उनसे कॉम्पीट करके उनके जैसा टूल बनाए, तो आप क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी यूज कर सकते हो। समझ पा रहे हो? यस। नेक्स्ट आता है, लास्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्या? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब आपने स्टैंडर्ड टेस्ट देखे होंगे जैसे आईक्यू का टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स या क्वेश्चंस होते हैं। सपोज मैंने एक एटीट्यूड टेस्ट बनाया जो चेक कर रहा है एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स। यदि कोई बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो मैं ये देखना चाहता हूँ उसका मैथ्स में इंटरेस्ट स्कोर कितना आता है। समझ पा रहे हो आप? तो मैंने ये टेस्ट बनाया तो मैं मैथ्स के कंपोनेंट्स भी देखूंगा। मैथ्स में कुछ आसान चैप्टर होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, ऐसे पढ़ा क्या आप लोगों ने? सपोज मान लो एनालिटिक स्किल, रीजनिंग स्किल्स, कंप्यूटिंग स्किल्स, ये जो भी उसके डोमेन होते हैं वो सारे के सारे कंस्ट्रक्ट यदि मेजर कर पा रहा है तो मेरा इस प्रकार का टेस्ट ज्यादा वैलिड होगा।
रिलेटेड सारे कंस्ट्रक्ट आप देख पा रहे हो उस टेस्ट के अंदर जो आपने डेवलप करा है, तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। क्या होगी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जैसे मैंने मान लो एक डायग्राम बनाया और मैंने कहा ये पेड़ है, क्या है? दिस इज अ ट्री। अब मैं आपको पूछूंगा ये ट्री क्यों है, तो आप कहोगे ट्री में एक स्टेम होता है, ये कंस्ट्रक्ट है, मेरे वाले में भी है। अब इसमें ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, तो मैंने एक ही साथ बनाया, इसको देख के लग रहा है कि कुछ ब्रांचेस ब्रांचेस लीव्स वीव्स होगी, लग रहा है कि नहीं? और इसमें रूट्स भी होनी चाहिए, जो कि मैंने बनाई नहीं, यानी कि मैं कंप्लीटली इस कंस्ट्रक्ट को डिस्क्राइब कर पा रहा हूं क्या? तो मैं इस कंस्ट्रक्ट के साथ कंपेयर करता तो मुझे अपने आप ही पता चल गया कि मेरे इसमें रूट्स तो है ही नहीं, तो अब और बनानी पड़ेगी। यस, तब ये मेरा डायग्राम ट्री कहलाएगा। वरना मैं भी इसको ऐसे ऐसे बता के अब आपको ऐसे बताता कि ये क्या है, जब तक मैं कहता नहीं ये ट्री है, आपको इसमें ट्री नजर आता ही नहीं। आता क्या? यानी कि जिस कंस्ट्रक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्ट लग ही नहीं रहा किसी एंगल से। और ये कंस्ट्रक्ट फ्यूचर में ट्री लग सकता है क्या, तो इसीलिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो जो मैं बता रहा हूँ, मुझे ये लीव्स और ये स्टेम और ये रूट्स क्लियरली दिखाने पड़ेंगे। इसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं समझ पाए इसमें, तो आपको याद रखना है कि हम कंटेंट वैलिडिटी मेनली देखते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किसी पूरे टेस्ट के डायमेंशन को देखने के लिए यूज करते हैं। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, यदि ऑलरेडी कोई टूल या चेकलिस्ट वैसी अवेलेबल है जिसके जैसा आप नया बना रहे हो, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट तो बहुत सारे हैं, आपने एक नया इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, तो पहले जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें किसी भी बंदे का इंटेलिजेंस का लेवल क्या आता है और आप वाले में क्या आ रहा है, जब ये लगभग बराबर होंगे तभी तो आपका टेस्ट वैलिडेट होकर मार्केट में आएगा। आएगा कि नहीं? यस। तो इस प्रकार से चार प्रकार की वैलिडिटी हम देखते हैं, और मोस्टली कौन सी देखी जाएगी? कंटेंट वैलिडिटी। और धोखा क्या है? फेस वैलिडिटी। फेस देख के धोखा खाने का। तो आप अपने कंटेंट को वाइजली चूज करें। चार प्रकार की वैलिडिटी हमें देखने के तरीके हैं, आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन आया ईएसआई के अंदर, कोरिलेशन क्या चीज होती है और कोरिलेशन के टाइप्स पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कोरिलेशन भी आपको बता दूं। कोरिलेशन भी आपको बता दूं क्या होता है कोरिलेशन। सपोज ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हाइट है और वाई एक्सिस पे वेट है। तो मान लो यदि हाइट इंक्रीज होती है तो वेट भी इंक्रीज होता है, या उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मतलब एक्स कितना इंक्रीज होता है तो हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और ये जो हमने इस तरह का एक डायग्राम बना रखा है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, स्कैटर प्लॉट डायग्राम। क्या कहते हैं? स्कैटर या प्लॉट डायग्राम। क्या है ये? जहां डॉट 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 स्कैटर नजर आते हैं, दूर दूर तक ऐसे बिंदु डॉट्स नजर आते हैं, तो ये स्कैटर्ड प्लॉट डायग्राम है। जो मैंने बताया था ना, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन चार्ट, टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये डेटा प्रेजेंट करने के लिए यूज हो सकते हैं। तो कोरिलेशन पे आपकी बुक में ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आया इसलिए मैंने जस्ट ऐड करा है। अब ये कोरिलेशन भी कई प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन में तो अपोजिट चलेगा। जैसे मान लो आप कहो कि फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट, तो हम कहते हैं जितनी वेट बढ़ जाएगी उतनी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप हिलजुल नहीं पाओगे। या फिर मैं कहता हूं अटेंशन एंड लर्निंग, तो अटेंशन डिक्रीज हो गया तो लर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। तो आप समझ पा रहे हो? तो यदि इनकी डायरेक्शन एक ही है तो ये पॉजिटिव तो है ही है, कम से कम इतना आप समझ सकते हो। बट पॉजिटिव भी स्ट्रांग है, मीडियम है या वीक है, ऐसे कुछ हम क्लासिफाई करते हैं इस कोरिलेशंस को। तो नॉर्मली वीक और स्ट्रांग लिखा है यहाँ पर। वीक नेगेटिव कोरिलेशन, स्ट्रांग नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। इसको आप स्ट्रांग भी कह सकते हो, और एकदम से पॉजिटिव, जितना ये बढ़ रहा उतना ये बढ़ रहा, इतना इतना, तो वो हो गया परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव। या फिर मॉडरेट पॉजिटिव। मॉडरेट पॉजिटिव मतलब ये बढ़ रहा तो ये थोड़ा बढ़ रहा, मतलब उतना नहीं बढ़ रहा जितना एक्स बढ़ रहा, तो वाई उससे कम बढ़ रहा। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसे पता चल रहा है? जो ये सेंटर लाइन है, सारे ऑब्जर्वेशन लगभग इसी के टच करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो आंसर तो यहाँ पे सी आ गया। बट ये कोरिलेशन है क्या, इसके चारों टाइप्स हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है उसको हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। सो ये एक्स और ये वाई में क्या रिलेशनशिप है ये दिखाता है। तो एक्स के ऑब्जर्वेशन और वाई के ऑब्जर्वेशन साथ साथ ही ग्रो कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब वीक बट पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव है, इस तरफ जाता है, बट बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो है ये मिड लाइन से दूर है। ये डॉट देखना है क्योंकि इसका नाम ही स्कैटर्ड प्लॉट डायग्राम है। मिड लाइन से दूर दूर जा रहे हैं, एक लाइन में नहीं है, एक इधर एक उधर, एक उधर एक इधर, तो ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि इसका उल्टा हो जाता नेगेटिव, नेगेटिव कैसे देखो कि एक्स एक्स जो है, वाई तो बहुत बड़ा लेकिन एक्स उसके साथ साथ घटता जा रहा है, जैसे वाई बढ़ता एक्स घटता जा रहा, तो ये इस तरह से डाउन आएगा। आएगा कि नहीं? सपोज ऐसे होता कि ये एक्स और ये वाई है ना, तो एक्स भी बढ़ रहा वाई भी बढ़ रहा, तो ऐसे जा रहा, जैसे जैसे वाई बढ़ रहा ऐसे ऐसे एक्स नीचे आ रहा, तो ये नेगेटिव वाला इस तरह से चलेगा। समझ पा रहे हो आप? सो इस तरह का यदि लाइन नजर आए आपको तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, गोइंग डाउनवर्ड्स। और यहाँ सारे ऑब्जर्वेशन इस मिड लाइन के पास पास ही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपकी नींद और आपकी स्टडी, जैसे जैसे नींद बढ़ेगी स्टडी के आवर्स कम होंगे, होंगे कि नहीं? या फिर आपकी नींद और आपके मार्क्स दोनों साथ साथ बढ़ सकते हैं क्या? तो दोनों में से कोई एक ही चीज लानी है अपने को, क्या लाओगे? तो क्या छोड़ना पड़ेगा? छोड़ रहे हो? कुछ लोग तो अभी यहाँ पर भी सो रहे हैं, नहीं सो रहे? चलो लग रहा है कि मेरे से थोड़ा भारी पड़ रहा है ना, तो मुझे तुम्हारी शक्ल से जो फेस वैलिडिटी है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सब कहाँ से आ गया। अब ये बेसिक मैथ्स है, अपने को आपको छोटी कक्षा में मैथ्स में भी ये पढ़ाया गया होगा, बट वो याद किसको रहता है? वो पढ़ाते थे, हम रटते थे और फिर पास हो जाते थे, फिर पिछली क्लास का कोई लेना देना नहीं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम की मतलब एक कमी सी है, आप ऐसा मान के चलो। कितनी देर याद रहेगी? जब वो काम में ही नहीं है तो वो याद नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। अब इसका थोड़ा वीक कैसे होगा? डाउनवर्ड या ट्रेंड तो, लेकिन मिड लाइन से दूर दूर है, तो ये क्या हो गया? वीक नेगेटिव। और लगभग पास पास में है तो इसके बीच में आप थोड़ा क्या रख सकते हो? मॉडरेट। स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में थोड़ा मॉडरेट नेगेटिव। और एक ये है, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा, कोई रिलेशन नजर आ रहा है क्या? कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा। सो इतने स्कैटर्ड यानी कि फैले हुए डॉट्स है,
जिनको एक लाइन में अलाइन करना मुश्किल ही हो रहा है, आपके कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं नो कोरिलेशन। हो सकता है ये एग्जाम में डायग्राम आ जाए और आप इसमें कोरिलेशन ढूंढ रहे और आप कहोगे नो कोरिलेशन आंसर कैसे हो सकता है, कोई तो आंसर होना चाहिए ना, तो ये नो कोरिलेशन। आपको भी अपने जैसे मिलते जुलते लोग मिलते हैं कि नहीं, वो आपसे कितना परसेंट मिलते हैं, 100%, 50%, आ जाते हैं पर्सनैलिटी व्यवहार जो भी मिलता जुलता है, मतलब शक्ल नहीं। तो कोरिलेशन दो प्रकार का होता है, देखिए ये है मिड पॉइंट न्यूट्रल, ठीक है। सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स इतना बड़ा तो वाई उतना बड़ा, तो ये नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिव में, पॉसिबल है कि नहीं। और यदि एक्स इतना बड़ा और वाई भी इतना ही बड़ा, तो ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। सो नो कोरिलेशन से पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी समझना है। तो मान लो मैक्सिमम कोरिलेशन हो सकता है 1, यानी कि जैसा ये है वैसा का वैसा दूसरे वाला है, तो ये हो गया पॉजिटिव। और हम कहते हैं कि जैसा ये दूसरे वाला उसका अपोजिट है, एकदम उल्टा, जैसे आप अपने भाई बहनों के ट्रेड्स मैच करो, तो कोरिलेशन क्या हुआ, एकदम उल्टा, मतलब -1। आप कह सकते हो नींद और आपके स्टडी आवर्स परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है कि नहीं, तो इनका स्कोर क्या आ सकता है, नेगेटिव में -1 आ सकता है कि नहीं। और आपके स्टडी आवर्स और आपके मार्क्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो ये +1 आएगा, क्या आ सकता है, समझ पा रहे हो। तो कोरिलेशन का मैं बताना चाह रहा हूं -1 से लगा के +1 के बीच में स्कोर रहेगा। प्लस में है तो ये 0 के बाद पॉजिटिव में शुरू हो रहा है, इसलिए ये प्लस में, और नेगेटिव में है तो ये माइनस में शुरू हो रहा है। यस। अब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कौन सा है, मैंने आपको पूछा है विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा, या तो -1 है तो भी स्ट्रॉन्ग है, एकदम अपोजिट है, और +1 है तो भी एक्सेप्टेबल कोरिलेशन, जो हम मान के चलते हैं कि 0.7, यानी कि 70% सिमिलरिटीज मिल रही है, इसका मतलब ये कोरिलेशन है, ऐसा आप बता दो। बाकी बाई चांस 30%, 40% कुछ चीजें रिलेट हो रही है, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। यस। सो कोरिलेशंस को अपन रिलायबिलिटी वैलिडिटी में एटलीस्ट यदि देखें तो 0.7 से ऊपर होना चाहिए स्टैटिस्टिकली। जैसे मैं आपको कहूं कि पिछले एग्जाम में आपके नंबर आए थे 70, इस एग्जाम में आपके नंबर आए 75, तो क्या इंक्रीज है, तो बोला यस इंक्रीज तो है, डेफिनेटली 5 मार्क्स ज्यादा है, बट क्या ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है कि जिसको हम कह सके कि आप इंप्रूव कर रहे हो, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें 70% इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। यस। सो इस एग्जांपल को देखिए, बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। ये चार ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये बताना है, अदरवाइज स्ट्रॉन्गेस्ट तो +1 या -1 जो भी होता वो होता। डी, सी, सी ये 0.9 प्लस में जो है ये कैसे, ये 90 है, ये 95 है, प्लस वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ऐसे, ऐसा मैंने कब कहा। कोरिलेशन तो 5 प्रकार का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है ना, प्लस माइनस नो कोरिलेशन। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले ही। और आपको क्या याद रखना, मैंने बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन -1 या +1 दोनों है, तो +1 या ऑप्शन में है नहीं, -1 तो है ना, सपोज ये -1 भी नहीं होता, ये मैंने हटा दिया, आप बताओ अब माइनस या +1 के नजदीक कौन है, 0.9 की 0.95, 0.95 ज्यादा नजदीक है ना, तो आंसर क्या होता, सपोज मैंने ये भी हटा दिया तो +9। यस, तो आपको उस तरह से जज करना है कि -1 या +1 के नियरेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा आ रहा है उस ऑप्शन में जो आपको पूछा गया है। यानी कि ये जस्ट एक टेक्निकल क्वेश्चन है, कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में रेंज करेगा। जीरो मींस क्या, कोरिलेशन स्कोर जीरो मींस नो कोरिलेशन, जो अभी आप देख पा रहे थे। यस। सो कोरिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा उसका। बहुत सारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मतलब स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज है, फेमस है कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन सुना है क्या कभी, सुनना है, इसको याद रखने की कोशिश करना, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्पीयरमैन कोरिलेशन भी है, मैं आगे एक लिस्ट बताऊंगा आपको लास्ट में, तब तक यदि आप जगह में रहे तब। और इनको मैथ्स के साइन से नाम याद रखते हैं, जैसे किसी को टी टेस्ट, किसी को जेड टेस्ट, है ना, किसी को सिग्मा, किसी को एक्स बार, ऐसे नाम दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिकल सिंबल दिए हुए रहते हैं, जैसे मैथ्स में होते हैं ना, तो आपको कई बार ये सिंबल्स भी याद करने की कोशिश करनी है। और मैं इनको बहुत आसान इसलिए बता रहा हूँ कि हो जाए तो ठीक, कम से कम इतना तो कर लो, जब ये हो जाएगा तो और आगे देखेंगे। ओके, सो हम अब स्टैटिस्टिकल पार्ट में जाएंगे, हमने रिसर्च पार्ट लगभग कवर कर लिया, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें जो मीन मोड मीडियन है, इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, उस पे पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर बताओ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड एज मीन, मीडियन, मोड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या, ज्यादा ज्यादा रिपीट होने वाला, ज्यादा रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन मोड कहलाएगा, क्या कहलाएगा। बाकी मीन मीडियन क्या होता है ये भी अपन समझेंगे। रेंज तो क्या है, एक होता है हाईएस्ट पॉइंट, एक होता है लोएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यदि आप देखेंगे तो ये एक रेंज होगी। सपोज हमने एक 100 मार्क का एग्जाम लिया, उसमें हाईएस्ट बच्चे के नंबर आए 76, लोएस्ट बच्चे के नंबर आए 6, तो ये रेंज क्या है, 70 मार्क्स की रेंज है लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच। इससे भी नीचे हो सकता है कोई -6, पॉसिबल है क्या, नेगेटिव मार्किंग में तो -6 हो सकता है, तुक्का मारो और नेगेटिव पाओ। सो रिपीटेड कैसे, हम एक एग्जांपल से आगे देखेंगे, बट इसका आंसर आपको मोड पता चल गया। अब हम जो पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपल शब्दों में जो एवरेज होता है, एवरेज के आसपास के ऑब्जर्वेशन ज्यादातर लोग वही रहते हैं। मैंने वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया था ना आपको, ऐसे मीन +-1 +-2 +-3, तो ज्यादातर लोग मीन के आसपास ही रहते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट साइड में कम कम लोग रहते हैं। जैसे आप इसको रिच और पुअर से और फिर मिडिल क्लास से देख लो, क्लास में तुम लोग रिच रहते हो, ये मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास से भी नीचे, क्योंकि स्कॉलरशिप डिस्काउंट मांगना होता है, और बाहर जाते ही चाय की थड़ी में अपने दोस्तों के सामने सुपर रिच भी बनते हैं, बहुत सारे बच्चे बनते हैं कि नहीं। एक बच्चा तो बाहर चाय की दुकान पे कह रहा था कि पढ़ना वढ़ना तो गरीब लोगों का काम है, डरपोक लोगों का काम है, तुम लोगों के लिए ऐसा कह रहा था। तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, वरना मैं तो डॉन बनूंगा, क्या बनूंगा, इसलिए पढ़ना वढ़ना अपने बस की बात। तो वो अभी डॉन ही बन गया है कि नहीं पता नहीं, आ नहीं रहा है। और लेडी डॉन भी बन रहे हैं आजकल, तुम सोच रहे हो सर हम कैसे डॉन बनेंगे, लेडी डॉन भी चर्चा में है, बनना है क्या तुम लोगों को डॉन।
क्योंकि डॉन जो रहते हैं ना, वो बन जाते हैं कई बार खुद को डॉन ऐसा नाम लगा के, लेकिन जब पुलिस गोली मारती तब वो खुद ही वीडियो बना बना के बोलते हैं कि भाई साहब डॉन बनना बहुत बुरी बात है, मैं खुद पछता रहा हूँ, आप में से कोई ये गलती। कई बार तो पुलिस उनकी परेड भी करवाती है कि ये रहा डॉन, देखो इसको, लंगड़ा डॉन नहीं पैर में गोली लगी हुई। तो डॉन नहीं बनना, ऑफिसर बनना, क्या बनना है? हाँ, चलो कोई नहीं, वो तो मैंने जनहित में इंस्ट्रक्शंस बताई, क्योंकि जोधपुर का पानी ऐसा है उसमें से डॉन अचानक से निकल जाता है, तुम लोग बाहर से आ रहे हो ना तो तुम्हारे पे असर ना हो जाए कहीं, हो रहा है क्या किसी पे थोड़ा थोड़ा, वार्डन वगैरह से लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, गार्ड वार्ड की बातें नहीं मान रहे, यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। हाँ, तुरंत उसका इलाज करो। तो देखिए जरा सेंट्रल टेंडेंसी का अच्छा मेजर कौन है, उसमें तीन ही आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के लिए, मीन, मोड, मीडियन। हमने पूछा एज ए जनरल रूल द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, बिकॉज इट इज मोर प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट जानकारी देता है, वो कौन है? कौन है? मीन। कैसे? कि कुछ हद तक अपन सब परसेंटेज में यकीन करते हैं कि नहीं? सपोज आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट थे, मोस्टली यही रहते हैं, आपके कुछ थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, आजकल बहुत ऑप्शंस देता है सीबीएसई, पर इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। अब मैं ये कहूं कि आपके 80% है 12th में, जो कि कुछ लोगों के होंगे, किन के आप खड़े करो, पिछली बार तो बताया था आप लोगों ने 12th में 80%, ये 2-3 लोग जो पिरामिड में हैं, ज्यादा है? अरे पापा चलो मैं इसको 10 मान लेता हूँ, बाकी 80 से ऊपर है कि कम? अच्छा कम ही होंगे ना ऑटोमेटिकली। ओ, सो ये 80% तो मैं मान के चला हूं, ये आपके एवरेज मार्क्स है, हो सकता है इससे ज्यादा मार्क्स आए हो आपके केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मे बी इंग्लिश में भी, फिजिक्स में हो सकता है कम आ गए हो इससे, इसकी वजह से आपके परसेंटेज कम हो गए, या इंग्लिश हिंदी में भी कम आ सकता है आपके परसेंटेज कम हो गए, होता कि नहीं? यानी कि एक सब्जेक्ट में कम आ जाना आपको परसेंटेज में डाउन कर सकता है, और एक सब्जेक्ट में ज्यादा आ जाना अचानक से आपकी परसेंटेज, परसेंटेज ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपको बायोलॉजी में 98 है इसलिए परसेंट 80 दिख रहे हैं, अदरवाइज तो सभी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 70 से नीचे है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं? सो कई बार एवरेज में थोड़ा धोखा हो सकता है, बट बाकियों के मुकाबले मीन और एवरेज इज द मोर प्रिसाइज। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है मोस्ट रिपीटेड। मोस्ट रिपीटेड में क्या होता है? मोड निकालते हैं अपन, तो मैं कहता कि आपके बायोलॉजी में नंबर आए 68 और हिंदी में भी नंबर आए 68, बाकी किसी में रिपीट नहीं हुआ, फिजिक्स में आए 85 और मेरी केमिस्ट्री में आए 95, तो रिपीट क्या हुआ है? 68। तो आपके ऑब्जर्वेशन का मोड क्या आ जाता? 68, जो कि आपके मीन से काफी कम है, जो कि आपके मीन से काफी कम है, पॉसिबल है कि नहीं? तो इस प्रकार से मीन जो है ज्यादातर कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे मैंने बताया एक एक्सट्रीम हाई या लो इसको प्रभावित कर सकता है। सो मीन निकालते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने 4 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला तो वो मीन होता है। अभी आपको मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया 1 2 4 5 3 चला गया क्या उसमें से 6 7 8 12 18, इसको टोटल करो जरा कितना आता है? मीन निकालने के लिए टोटल तो करना पड़ेगा ना। मीन कैसे निकालते हैं? कि जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको वो कहते हैं बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन हो जाता है कि नहीं? सो मीन को मैं ऐसे लिखूंगा x बार, ये टोटल सम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिग्मा, यानी सपोज ऑब्जर्वेशन ये है x1 x2 x3, तो इन सब के टोटल को मैं सिग्मा x कहता, क्या कहता? सिग्मा x कैसे आता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, लास्ट में मान लो xn तक जितना भी n होते हो, डिवाइडेड बाय n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रटना नहीं है, ये आसान है यदि आपने पहले प्रैक्टिस कराया तो आप इन सबको जोड़ो, x1 x2 x3 x4 x5, इनको सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? कैसे जोड़ रहे हो आप? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 18, ये कितने हुए हैं? टोटल हो गया। तो सिग्मा एक्स यानी x1 से लगा के जो ऑब्जर्वेशन थे उनकी टोटल कितनी होगी? 63 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों के नंबर है ये? 9, तो 63 डिवाइडेड बाय 9, यानी आपका x बार यानी कि मीन कितना आया? 9 नहीं 7, कितना आया? तो ये आप मीन निकाल सकते हो। अब ये जो मैंने डेटा बताया ये अनग्रुप्ड डेटा है, क्या है? ये भी एक वर्ड आता है, अनग्रुप्ड का मतलब क्या है? ये रेंज में नहीं है, अलग अलग डेटा है। यदि हम इसको ग्रुप्ड डेटा देते हैं तो थोड़ा इसका निकालना और मुश्किल हो जाता है। फिलहाल एग्जाम जिस तरह का ऑनलाइन है और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, मुझे लगता है ग्रुप्ड डेटा का आपको ऐसे डायरेक्ट पूछना तो मुश्किल है, बट वो भी होता है, इतना आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तो आपने आंसर निकाल दिया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यही सेम ऐसे ऑब्जर्वेशन मैंने दिया है और इस बार आपको क्या निकालना है? मोड, क्या निकालना है? सो मोड कैसे निकालोगे? मोड इज मोस्ट रिपीटेड, कि कौन सा रिपीट हुआ है? 6 कितनी बार आया है? 4 बार। सो कोई कैलकुलेशन की तो जरूरत है नहीं, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, जिससे गिनना आपके लिए आसान हो जाए। ओके कि ये हो गया 5, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6 और फिर 7 7 7, फिर यदि उससे ऊपर है तो 8 और फिर 9, तो कौन ज्यादा रिपीट हुआ है? 6। एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रेंड बताता है, मोड क्या बताता है? ट्रेंड, दिशा, कि आजकल क्या चल रहा है। तो आजकल क्या चल रहा है? फॉग, अरे हम चल रहे हैं, और क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? आपको नींद आ रही है? पानी पियो पानी। हाँ, और ट्रेंड बताना भी बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि एवरेज लोग वो फॉलो कर रहे हैं, बट ज्यादातर दिख क्या रहा है? दिख, जैसे आप हर चीज में ट्रेंड देख सकते हो, कपड़ों में क्या ट्रेंड चल रहा है, वॉचेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, घूमने जाने का ट्रेंड चल रहा है आजकल बारिश होते ही, है ना, तो लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। और कोई भी चीज जो फैशनेबल है वो मोस्ट रिपीटेड दिखेगी आपको, क्या है? सो मोस्ट रिपीटेड आप ऐसा बोलचाल की भाषा में कह सकते हो कि मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट सीन। तो इससे आपको थोड़ा ट्रेंड का आइडिया, जैसे आज हॉस्पिटल में बैठे हैं अपन, 2000 पेशेंट आए, तो आपने मीन नहीं निकालना है कि डायबिटीज कितने आए, हाइपरटेंशन कितने, बट बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन दिनों में ज्यादातर लोग वायरल फीवर के साथ आ रहे होंगे, मे बी जीआई डिस्टर्बेंस के साथ आ रहे होंगे, क्योंकि वो पानी पूरी खाने गए, पानी पूरी वाले ने पानी सीधा ले लिया, वहां से नहीं मिला तो नीचे से ले लिया, नहीं ऐसा नहीं लेता हुआ, नहीं उसने सब ठीक रखा था, तुम लोगों ने हाथ छाता पकड़ा हुआ था या जूता साफ कर लिया या कपड़ा साफ कर लिया, कुछ तो कर लिया होगा,
ये कुछ भी नहीं था तो मक्खियां बहुत है जोधपुर में, देखा हम लोगों ने? जोधपुर में ये क्या सब जगह तो है, तुम्हारे वहां नहीं है मक्खियां? तुमने मार दी होगी सब ऐसे बैठे बैठे। जोधपुर इस मौसम में बहुत मक्खियां नजर आएगी आप लोगों को, लेकिन तुम्हारी बुक पे नहीं बैठती मक्खी, बैठती है क्या? क्योंकि मक्खी को नींद आती, बेहोश हो जाती हो। तुम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे इन बुक्स को, मक्खी की क्या औकात। मेरी क्लास में भी नहीं आती मक्खियां, देखिए स्टेज में एक भी नहीं है, एक आध तो हो सकती है बट ज्यादा नहीं है। क्यों? वही रीजन ना, रिसर्च मक्खियों को पसंद। अच्छा चलो जाने दो, बट आपको मोड समझ में आ गया, ट्रेंड बताता है फैशनेबल क्या चल रहा है आजकल, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पर वो एवरेज लोगों का नहीं, क्योंकि जो दिख रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं उनको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और क्या बचा? मीडियन, यस। मीडियन का मतलब क्या है, इसको कैसे निकालते हैं देखो, मैंने आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। असेंडिंग का मतलब क्या? बढ़ता हुआ क्रम है ना, बढ़ता हुआ क्रम। आप अपोजिट भी यूज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हो, घटता हुआ क्रम, जिसमें हाईएस्ट पहले लिख दो, बाद में घटते हुए नंबर्स भी लिख सकते हो। पॉइंट 4.5 इसमें है ही नहीं। 100% राइट। अरे तुम लोग तो केबीसी खेलने लगे, मेरे को लग रहा है। ये 4.5 वाले कहां से आ गए? 4 आना चाहिए ना। मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल वैल्यू क्या है? मिडल वैल्यू। तुम लोग भाई बहन थे छोटे बचपन में, ऐसा था ना, बीच पे कौन बैठूंगा, हमारे ऐसा रहता था, पर हम चाहते, तो मान लो ऐसे एक बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, तब तक तो बीच में है। लेकिन इधर वाले पे बैठ गया, अब वो बीच वाली पोजीशन इधर से गिनने पे, ये इधर से गिनने पे कंफ्यूजन होता कि नहीं? जैसे अभी वो बच्चे 3 बैठे हैं, यानी कि जो ऑड नंबर है वहां तो मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है। अब तुम लोग 4 बैठे हो, असेंडिंग क्रम डिसेंडिंग क्रम, तो ये दोनों में टाई हो गया, हुआ कि नहीं? फिर हम क्या करते हैं, दोनों मिडिल वैल्यू को जोड़ देते हैं और उनको 2 से डिवाइड, 50 50। ऑड और इवन नंबर्स में आपको सम विषम पे ये डिपेंड करेगा कि मिडिल वैल्यू कौन सी है। जैसे 3 ही हुए तो ये मिडिल वैल्यू हो गया, ये मीडियन है। 4 हो गए तो ये दोनों है, इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे। सो अब अपन देखा है इधर से जाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है ना? सो जो n by 2 देखते हैं, मीडियन को क्या कहते हैं हम? n by 2, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कौन से हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये पांचवें नंबर पे आने वाला, 10 में से पांचवें नंबर पे आने वाला n by 2 है। बट यहाँ पे आप इस तरफ से यदि गिनो तो और दूसरा नंबर आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? सो क्या करें हम, जो दो मिडिल वैल्यू है उनको कंबाइन कर लो और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, और इसका मीडियन इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगेन जो मैंने कहा ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा के अंदर और डिफरेंट तरीके से निकाला जाएगा। और क्या बचा? मीन मोड मीडियन हमने देख लिया, इस पे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। और नॉर्मली जब हमने डेटा एनालाइज कर लिया था, हम उसको प्रेजेंट करते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं कि नहीं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू रीडर्स, ए फैसिलिटेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। जब हम रीडर्स को रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं तो जो हमारा डेटा है उसका डिस्क्रिप्शन में हेल्प कौन करता है? हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च प्रॉब्लम या टेबल्स एंड ग्राफ्स। स्टैटिस्टिक्स तो आपके डेटा को मीनिंग देती है, स्टैटिस्टिक्स आपके डेटा को मीनिंग देगी। जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो ये डेटा है। 150 सेंटीमीटर कम है, ज्यादा है, एवरेज है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं कोई टेस्ट लगाऊंगा या किसी से कंपेयर करूंगा तभी पता चलेगा ना। सो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या बनाएंगे? टेबल ग्राफ से बनाएंगे ना, उसको प्रेजेंट करेंगे जिससे रीडर आसानी से समझ पाए। तो ये जो डेटा प्रेजेंटेशन होता है ना, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन में आप उसको ग्राफिक्स के साथ प्रेजेंट करते हो। किसके साथ प्रेजेंट करते हो? ग्राफिक्स के साथ, जिससे कम वर्ड्स लगे और कम वर्ड्स में आप ज्यादा बातें लोगों को समझा सको। तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में हम टेबल्स एंड ग्राफ्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेबल्स एंड ग्राफ्स। सो एक और वर्ड हो सकता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। मैंने आपको बताया था, आप रिसर्च में एक प्रॉब्लम्स लेते हो, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हो, फिर अपने रिसर्च को प्रपोजल के तौर पे अप्रूवल करवाते हो ना, रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं कि मैं ये अपना एक रिसर्च इस तरीके से करना चाहते हो, आपका प्लान होता है। सो रिटर्न डॉक्यूमेंट, डिटेल डिस्क्रिप्शन और प्रपोज स्टडी, ये स्टडी कैसे होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, क्या टूल होगा, कितने सैंपल्स होंगे, यस, वो आपका रिसर्च प्रपोजल। इसको हम रिसर्च सिनॉप्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस। अब क्या होता है, जब आप कुछ प्लान कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट, तो पहले आप प्रोजेक्ट का प्लान बताओगे ना टीम को, जो आपके गाइड होंगे, तो वो आपको यहीं से करेक्ट कर देंगे, ऐसा करना और ठीक होगा, इसको आप और इस तरह से कर लो जिससे आपका प्लान और अच्छा बन जाए। यस। सो सिनॉप्सिस को भी आप एक्सपर्ट के सामने प्रेजेंट करते हो। कई बार टीचर्स बोलते नहीं, ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमनली स्टडीड है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च कर लिया, अभी आपको इस पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। नीड फाइंड आउट करो कि आज नॉलेज में गैप कहाँ है, प्रॉब्लम कौन सी है जिसको आपको सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए। सो वो सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल। कई बार हमें फंड लेना होता है फंडिंग एजेंसी से, हम उनको भी अपना रिसर्च प्रपोजल बताते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये उनके पर्पस में हेल्प करेगा, तो वो अपना प्रपोजल अप्रूव कर देते हैं, फिर अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो अपने को फंड्स दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। और एक वर्ड होता है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, रिसर्च प्रपोजल तो आप एडवांस में दे रहे हो, रिसर्च स्टडी करने से पहले आप अपना प्लान बना रहे हो। और रिसर्च रिपोर्ट क्या है? जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसकी शॉर्ट में रिपोर्ट दे रहे हो, ये मेरा प्रोजेक्ट था और मैंने इसमें ये फाइंडिंग्स अचीव की। सो रिसर्च रिपोर्ट विल बी यूज्ड टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग। आप क्या करोगे? फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे। अब रिसर्च रिपोर्ट लिखने की भी एक टेक्निक होती है। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो क्या क्या कहलाएगी? हम लोग रिसर्च करते हैं तो आप कह सकते हो ना, आप थीसिस लिखते हो। क्या लिखते हो? इस थीसिस में कुछ चैप्टर्स होंगे, यस, थीसिस, या फिर हायर स्टडी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डेजर्टेशन। क्या? डेजर्टेशन। और बोलचाल की भाषा में रिसर्च रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह सकते हैं हम शॉर्ट में, सब सेम ही है। लेकिन जो आपने थीसिस लिखी, सपोज उसमें 500 पेजेस थे, और 500 पेजेस तो आप किसी जर्नल में या न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते, किसी कॉन्फ्रेंस में जाके उसको ना पेजेस तो नहीं प्रेजेंट कर सकते, आपको उसको शॉर्ट में बताना है। क्या बताना है? शॉर्ट में। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखनी पड़ती है अपने को। यस। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखने का एक तरीका होता है। थीसिस में क्या होता है, फेमस तरीके से जो भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है वो 5 चैप्टर्स फॉलो करते हैं, 5 चैप्टर्स। तो सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन,
है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, हमें हमारी स्टडी की नीड, स्कोप और ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि ये हम स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, कि बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना पड़ता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इसलिए हमारी स्टडी की नीड है और हमारी स्टडी इस प्रॉब्लम का इतना सॉल्यूशन कर सकती है। सो यू हैव टू राइट बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करते हो वो, उसमें आप कुछ फैक्ट्स दोगे, डेटा दोगे स्टैटिस्टिकली। जैसे आप घर वालों से 3,000 रुपए मांग रहे हैं, ऐसे ही मांग सकते हो क्या? आपको बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम बता के, नीड बता के, वो 3,000 कहाँ खर्च हो गए उसको बताने, तभी आपके घर वाले अप्रूव करेंगे ना कि ओके 3,000 की नीड है, हो सकता है उतने भी नहीं भेजे फिर। सो रिसर्च में भी आप ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो, आप अपने गाइड्स को, एक्सपर्ट्स को ये कन्विंस करोगे, तभी आप वो प्रोजेक्ट ले पाओगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज इंट्रोडक्शन, कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, और फिर और भी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी हमारी इसके अंदर, जो आपने स्टेटमेंट में वर्ड्स लिए हैं उनकी। और ये होने के बाद दूसरा चैप्टर क्या आएगा? सो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। अब दूसरा चैप्टर क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या होता है? यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्यों? क्योंकि हमें स्टडी करने से पहले लिटरेचर जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा डिटेल के अंदर, कि आपकी स्टडी से रिलेटेड फैक्ट्स देखने होंगे आपको। तो हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और वो हम इसलिए देखते हैं, इसी के बहाने आप बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे, अपनी स्टडी से रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी। वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। फिर तीसरा चैप्टर क्या आता है? तीसरा चैप्टर आता है एम। एम क्या है? मेथडोलॉजी, मेथड्स। मतलब ये आपकी पूरी रिसर्च डिजाइन होगी। इसमें क्या होगी? रिसर्च डिजाइन, कि आप स्टडी में डिजाइन कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, आपके सैंपल कौन से होंगे, सैंपल साइज क्या होगी, सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी, पायलट स्टडी कब करोगे, रिलायबिलिटी कैसे करने वाले हो, वैलिडिटी कब करोगे, पूरा प्लान। यस। सो थर्ड चैप्टर हो गया मेथडोलॉजी। फिर फोर्थ चैप्टर क्या होता है? फोर्थ चैप्टर होगा डेटा एनालिसिस। क्या? डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि डेटा को एनालाइज करते हैं, तो इसको हम रिजल्ट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो भी आपका डेटा आपने कलेक्ट करा रिसर्च में, उसको एनालाइज करोगे तो फाइनल जो डेटा आएगा वो क्या है? रिजल्ट। फाइनल डेटा है वो रिजल्ट। तो अब आप कहोगे रिजल्ट भी आ गया, फोर्थ चैप्टर हो गया, तो फिफ्थ में और क्या लिखेंगे? फिफ्थ में एक कंक्लूजन होता है। आप कुछ भी लिखते हो तो लास्ट में समरी एंड कंक्लूजन लिखते हो ना, तो क्या देखना होता है यहाँ पर? लास्ट जो होगा वो होगा समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस। आपको ओवरऑल अनुभव कैसे रहा, कि शॉर्ट में आप बताओगे। शॉर्ट में आप क्या बताओगे कि पहले ऐसा रिसर्च जिन लोगों ने किया उससे आपका रिसर्च कितना रिलेटेड था, उनकी फाइंडिंग और आपकी फाइंडिंग्स कितनी मिलती जुलती है, क्या आपने नया फाइंड किया जो उन्होंने नहीं बताया और आपने बताया, क्या ऐसी फाइंडिंग थी जो पहले ऐसे बताया हुआ था उसका अपोजिट आपके रिसर्च में आया। यस। सपोज मैं कहूंगी एनीमिया मोर कॉमन इन फीमेल, पहले रिसर्च में ये था, जबकि आपके सैंपल्स में मेल वर मोर एनीमिक, तो ये अपोजिट आया कि नहीं? तो भी आप बता सकते हो ऐसा यहाँ पर। फिर आप कहोगे कि मेरे हिसाब से मेरी रिसर्च की स्ट्रेंथ क्या है, आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी कि मैं समय से प्रोजेक्ट कर पाया, मैंने सैंपल सिलेक्शन के अंदर काफी मेहनत करी और कोशिश की कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक यूज कर लूं, टूल्स बनाने में मैंने काफी लिटरेचर रिव्यू किया और एक्सपर्ट से वैलिडेट किए, उनके ओपिनियन के बाद फाइनल टूल बनाया। ऐसे आप स्ट्रेंथ लिख सकते हो। और फिर वीकनेस, क्योंकि हम ईमानदारी से दुनिया के सामने बताना है हमारी चीज बेस्ट है, ऐसा नहीं है। आपको वीकनेस को लिमिटेशंस के तौर पे बताना है। क्या बताना है? लिमिटेशन। क्योंकि देखो मेरे इसमें एक टाइम बाउंड स्टडी थी, एक स्टूडेंट की स्टडी थी, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड गाइडेंस, और दिस इज माय फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट और इसमें मैं इतना कर पाया। यस। और फिर आप सजेशन दोगे कि कोई इससे भी बेहतर करना चाहता है, क्योंकि इतना जब आपने प्रोजेक्ट किया था आपका अनुभव, आप करना चाहते थे पर आप नहीं कर पाए। सपोज बड़ी सैंपल साइज लेनी थी, रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज करनी थी, जो नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास टाइम और पैसे की कमी थी, वो आप उनको सजेशन दे दोगे। तो ये 5 चैप्टर्स हो गए कि नहीं थीसिस के। अब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो तो इसको शॉर्ट में लिखना पड़ता है, और हम इसके लिए एक एक्रोनिम यूज करते हैं कई बार, इसको मैं कहता हूं IMRAD, आई एम रेड। आई एम रेड, ये सीक्वेंस होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए। पहला इंट्रोडक्शन, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स। ये तो जस्ट एंड के लिए है, एनालिसिस तो रिजल्ट में ही आ गया, ठीक है। दिस इज जस्ट एंड। एंड ये डिस्कशन। डिस्कशन कौन सा? जो समरी कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज रिसर्चर डिस्कस करके ही लर्न करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। रिसर्च में एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्रिटिक। क्रिटिक को हम सब पॉजिटिवली नहीं लेते कि हमारा कोई क्रिटिक कर रहा है, हम कहते हैं ये बुराई कर रहा है, ये बुराई नहीं कर रहा, वो आपको इवैल्यूएट कर रहा है। क्या कर रहा है? इवैल्यूएट। बट इंडिया में क्रिटिक का मतलब बुराइयां ही हो गई, क्योंकि हम पॉजिटिव कुछ बताते ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव 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 बताते हैं। तो ये रिसर्चर के स्ट्रेंथ और वीकनेस का सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिव्यू होगा, जो देखा जा सकता है, ऐसा रिव्यू होता है, उसको हम क्रिटिक कहते हैं। जैसे मान लो एप्पल ने एक फोन बनाया या टाटा ने एक कार बनाई, तो ऐसे थोड़ी मार्केट में आ जाएगी, उसकी पहले टेस्टिंग होगी, फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, गाड़ी टेस्ट ड्राइव को चलाने दी जाएगी, होगा कि नहीं ऐसे? उसका क्रैश टेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें होगी, माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, फॉल्ट्स आते हैं तो कैसे सुधार होगा, उस हिसाब से वारंटी पॉलिसी बनेगी कि ये चीज ज्यादा खराब होने वाली है तो इसमें हम वारंटी देंगे। होता है कि नहीं बच्चों? हाँ। सो हम लोग भी चाहते हैं कि आप क्रिटिकली एनालाइज करने की स्किल, स्ट्रेंथ डेवलप करें। आप बोलते जाएं अच्छा है, पर क्या क्या अच्छा है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। और कुछ बच्चे नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि अच्छा बोलना एक आर्ट है, नेगेटिव तो कोई भी बोल सकता है। बोल रहा है कि नहीं? हम अपने जीवन में बुराइयां देखते हैं, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम है सर, मेरी ये हो गया, अरे सर मेरा हो गया, हमारे घर पे हो गया सर, हमारे फैमिली में हो गया सर। दिन भर में अपने दिमाग में यही चलता है। सो अराउंड योर 99% थॉट्स आर नेगेटिव, हम सबके, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस। लेकिन दिन भर में यदि 0.1% भी अच्छा होता है तो अपन उसको गिनते हैं क्या? आप आज जिंदा हो, इससे बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है? आपको खाने को मिल रहा है, इससे बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है? कई लोग तो आज शाम 7 बजे का समय भी नहीं देख पाए होंगे। यस। सो पॉजिटिव बोलना इज स्ट्रेंथ। और आज मुझे ऐसा एक इंसिडेंट सुनाई दिया। हमारे यहाँ एक मैम थे जो अपने हॉस्टल में वार्डन थे और साथ में तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी की, उनको जोधपुर में सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला और वो जयपुर चले गए। अब वो वापस आए अपने यहाँ पर ऐसे ही हमसे मिलने के लिए, तो वो बता रहे थे कि सर जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ जयपुर में भी कोचिंग है। तो जब वो हॉस्टल में वार्डन थी तो बच्चों को पहचानते थे कि ये कौन कौन सा बच्चा कैंसला में रह रहा था, कौन सा गुरुकुल में रह रहा था, ऐसे पहचानते हैं। तो उसको एक लड़की की चाय की थड़ी पे ना शक्ल बड़ी फैमिलियर सी लगी, तो उन्होंने सोचा इनसे बात करूंगी तब तक चाय पी लेती हूँ। और अचानक से बाई चांस लड़की जैन सिंह के बारे में बोल रही है वहाँ पे चाय की थड़ी पे। बाकी उसके फ्रेंड्स होंगे पर वो उतना अच्छा नहीं बोल रही। तो इस मैम को लगा यार हमारा स्टूडेंट हो गया ऐसा। तो
तो उन्होंने थोड़ा पैशनेट थी वार्डन जो हमारे यहाँ काम करते थे मैडम, उन्होंने कहा ये कहाँ रहती है, पता करती है क्योंकि चाय की तरीके अक्सर मिलते रहते हैं स्टूडेंट उनके क्लास के टाइमिंग्स वगैरह। हालांकि ये आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो नर्सिंग की कर रही होगी किसी और जगह से। तो दूसरे दिन उन्होंने फिर उसका इंतजार करा, वो वहां आई। तो अब सबके सामने ऐसा पूछना सही नहीं लगता, तो इन्होंने ऐसी जगह ढूंढी कि कैसे सूटेबल तरीके से इससे बात करो और पता करो कि भाई इसके अंदर मामला क्या है। तो उन्होंने देखा एक दिन वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही चाय पीने के बाद, तो इन्होंने उसको बुलाया, वो कही मैम आप यहाँ पे, बोले हाँ। बोले मैं भी यहाँ तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं वो स्टूडेंट यहाँ 2022 में पढ़ती थी और अभी वो 2024 तक तैयारी कर रही है। अब वो बता रही वहां पे कि ऐसा वैसा हो गया, वैसा वैसा हो गया, जो भी मतलब उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। और वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने की वजह उसने शायद जैन जी के नाम पे थी, पर वो खुद देख पा रही है कि अपने आप को नहीं देख पा रही, और उसने अब इंस्टीट्यूट चेंज करा पढ़ने के लिए। वो ठीक है, बट आपको अपने पहले के इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो भी बुरा बोलने का हक है क्या? नहीं होना चाहिए। आपका कैरेक्टर दिखाता है, क्या दिखाता है? कैरेक्टर। सपोज आप मायके जाते हो तो ससुराल वालों की बुराई नहीं करनी, अच्छा नहीं बोल सकते तुम्हारा मायका अच्छा है और मम्मी पापा बेस्ट, नो डाउट, कोई बात नहीं। बट मम्मी पापा बेस्ट होने से ससुराल वाले बुरे थोड़ी हो गए। हाँ, मम्मी पापा से आप कंपेयर करोगे तो आपको हर चीज कमी लगेगी लाइफ में, लगेगी कि नहीं? एंड योर टीचर्स आर वर्किंग रियली हार्ड, और आपके इंस्टीट्यूट के लोग जो है आपको डिसिप्लिन करने में, आपको मेहनत करवाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स। रिजल्ट हो सकता है कम ज्यादा हो, तो जो मैं बता रहा था ना स्टूडेंट की फेस वैलिडिटी, और मैं ही नहीं, जिन लोगों ने भी ऐसा सुना होगा उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा वो तो बाद की बात है, पहले उस पर्सन के बारे में जरूर सोचा होगा कि अब कैसा इंसान है, पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग यहाँ है ही नहीं उनकी बुराइयां कर रहा है, तो ऐसे इंसान का वैलिडिटी और क्या हो सकता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपना कोई बच्चा इस लेवल पे थॉट प्रोसेस में करप्ट होकर पहुंच जाए जिसके बाद दिल्ली बहुत ही दूर लगे। बाकी पॉजिटिव बोलने वाले बंदे तो हर जगह, जैसे हमारी वार्डन जो थी इसने नौकरी करी पर उसको बुरा लगा वहां पे कोई बच्चा हमारा ऐसा कैसे बोल सकता है, हो सकता है कि नहीं। सो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, हमें अच्छाई पे फोकस करना सीखते रहना है। सो आई एम रेड एक रिसर्च रिपोर्ट लिखने का एक्रोनिम है जो आप फॉलो कर सकते हो। क्रिटिक, यदि वो क्रिटिकली वहां बता रही होती या हमें सुझाव दे रही होती कि क्या चीज उसके एक्सपीरियंस को और बेटर बना पाती, तो हम लोग भी इंप्रूव करते, नो डाउट। यस। सो यहाँ एक वर्ड और होता है रिसर्च रिपोर्ट के अलावा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज शॉर्ट समरी, शॉर्ट क्रिस्प समरी। जैसे रिसर्च रिपोर्ट इतनी लंबी है, आई एम रेड, मान लो आपने बुक 200 पेज की थी, तो रिसर्च रिपोर्ट 3-4 पेज की तो हुई ना, आपके डेटा ग्राफ सब बनाया आपने। अब कोई आपको पूछे कि शॉर्ट में बताओ साहब, जैसे आप चलते चलते किसी मैनेजर को प्रेजेंट कर रहे हो और देख रहे हो कि आप इनसे फंड ले ले, आपका रिसर्च वो पब्लिश करते हैं, तो आपको शॉर्ट में बताना होगा, तो कैसे बताओगे? तो जैसे बुक होती है, बुक का पूरा एक चैप्टर होता है, तो कुछ अच्छे बुक्स क्या करती है, की पॉइंट्स एब्स्ट्रैक्ट देती है थोड़ा सा पहले, जैसे रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो उस चैप्टर को पढ़ ले, होता कि नहीं ऐसा? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट समरी, और ये हम रिपोर्ट के शुरू में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? शुरू में। और नॉर्मली इट शुड नॉट बी मोर देन 300 वर्ड्स। अलग अलग जर्नल्स के थोड़े गाइडलाइंस होते हैं आर्टिकल्स लिखने के, क्योंकि हमें जर्नल्स में ये पब्लिश करना है, मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं आपको बताया था। सो अलग अलग गाइडलाइंस, बट नॉर्मली इट शुड बी बिलो 300 वर्ड्स, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट को लिखे कैसे, तो हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड बताएं, क्यों आपने रिसर्च लिया, कैसे आपने रिसर्च किया, मेथड्स क्या थे आपके, और आपको सिर्फ मेथड्स के अंदर ये हाईलाइट कर देना जो आपने बताया था, सैंपल साइज, पॉपुलेशन या डिजाइन क्या थी, और क्या मेन फाइंडिंग्स थी आपके, जो सैलिएंट फाइंडिंग्स होती है, मेन फाइंडिंग्स वो आप उसमें बताओ, और कंक्लूड क्या है, क्या नतीजा है, एक वर्ड में यदि आप बता पाओ तो ये क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट। तो यदि आप इतना समझ जाओगे, इन टर्मिनोलॉजीज के जाल में उलझोगे नहीं, और कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। अभी स्टैटिस्टिक्स बड़ी साइंस है मैथ्स जैसे, बट है क्या? साइंस ऑफ डेटा। डेटा इज इंफॉर्मेशन। सो हम लोग बायोलॉजी से कंसर्न लोग हैं, इसलिए हमारी स्टैटिस्टिक्स क्या होगी? बायो स्टैटिस्टिक्स। बायो स्टैटिस्टिक्स। सो मेडिसिन, साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस रिलेटेड डेटा जो है, इकोनॉमिक्स भी है इसमें, सो ये बायोस्टैटिस्टिक्स बन गई। अब डेटा क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया, डेटा आता है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट और एन्यूमरेशन। मेजरमेंट तो नाप के, एन्यूमरेट मतलब गिन के, है ना? डेटा कई प्रकार के होते हैं। सो डेटा एनालिसिस की जो साइंस होती है, स्टैटिस्टिक्स, इसको दो भागों में बांटते हैं। मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस टेस्ट करने टाइम कौन सी प्रकार की स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंस का मतलब होता है मीनिंग निकालना। यदि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसमें एक हाइपोथेसिस है और हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो हम किस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंस यानी कि मीनिंग निकालने के लिए। यदि हमारा रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल या डिस्क्रिप्टिव है, तो उसमें तो हाइपोथेसिस है ही नहीं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी हाइपोथेसिस के अलावा जो भी डेटा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको इन्फरेंशियल के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी यूज करनी ही पड़ेगी। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें आती है, एक तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, जो एवरेजेस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? एवरेजेस। और इसके साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास क्या है, तो आसपास क्या है, तो इसको कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन यानी कि वेरिएबिलिटी, वैरायटी। ये मीन तो औसत हो गया, एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी इस पॉइंट के नजदीक नजदीक। अब इससे दूर, कितना दूर, ये क्या कहलाएगा? वेरिएबिलिटी। क्या? वैरायटी, वेरिएबिलिटी। और वेरिएबिलिटी के लिए एक वर्ड याद करना है आपको, इसको कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्स हो जाओ मतलब बिखर जाओ, फैल जाओ, तो फैलाव कितना है वो उसकी रेंज दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेंज। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो चीजें आएगी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में काफी बड़ा पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। बट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उसमें से रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए यूज की जाती है। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, डोंट वरी। तो यदि आप समझें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो चीजें आएगी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे हम सब मिडिल क्लास है, मीन के आसपास, एक इनकम के आसपास हमारी इनकम है, तो सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेजर्स होते हैं। मीन सबसे ज्यादा यूज, मोड जो कि रिपीटेड और फैशनेबल आइटम दिखा रहा है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके वैरायटी के तौर पे इसका अपोजिट देखें तो हमें कई बार सिर्फ मीन ही नहीं, मीन के आसपास भी रेंज देखनी होती है, और रेंज में कुछ वर्ड्स होते हैं। क्या क्या वर्ड्स होते हैं? उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी। तो सबसे आसान है इसमें, एक और मीन, और मीन से मीन डेविएशन। जैसे आप लोग क्या करते हो,
आप देखते हो कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कि सर कट ऑफ तो थी 99.7, मान लो ये मीन था, और सर मैं रह गई 95.8 पे मान लो, तो आपने देखा कि रेंज कितनी रह गई आपके लिए, 2% की रह गई, नहीं ये वेरिएबिलिटी रह गई, आप उस कट ऑफ से दूर रह गए, समझ पा रहे हो? सो ये मीन डेविएशन है, क्या है मीन डेविएशन। सपोज आपके मार्क्स आए x और मीन है x बार, यही होता मीन है x बार, तो आपका ऑब्जर्वेशन मीन से यदि माइनस करें तो कितना डिफरेंस आता है, मतलब आप कितना कम रहेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल में 2%, ये क्या हुआ मीन डेविएशन, हालांकि इसको निकालने का फॉर्मूला अलग है, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीन डेविएशन, हर ऑब्जर्वेशन मीन से कितना कम या ज्यादा, अब जो बच्चा सिलेक्ट हो गया है, सपोज 99.7 कट ऑफ गई और इस बच्चे का तो 99.9 आया, देखा मैं तो इससे ऊपर हूं, इतना ऊपर 0.2%, यस, तो उसका मीन डेविएशन हो गया पॉजिटिव के अंदर, और जो कम रहेगा उसका माइनस में, तो ये हो गया। अब ये बता रेंज, रेंज तो हम सब समझते हैं, मैंने शुरू में ही आपको बता दी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब आपको दो तीन वर्ड और याद रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कर्टाइल, क्या एक वर्ड याद रखो, कर्टाइल, दो तीन शब्द बता देता हूं देखो, परसेंटाइल तो सुना है आपने, परसेंटाइल, क्योंकि अब नॉट के रिजल्ट के अंदर परसेंटेज की बजाय परसेंटाइल आता है, आता है, तब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे 99.7 परसेंटाइल है ना कि परसेंटेज, क्योंकि मार्क्स तो आपके 76 ही आए थे 100 में से, तो परसेंटेज तो 76 हुए, बट ये 99.9 परसेंटाइल क्या, तो परसेंटाइल का मतलब क्या पहले ये देखना है। तो नॉर्मली मैथ्स में परसेंटाइल क्या होता है, सपोज ये यहाँ हम शुरू कर रहे हैं 1 से और ये है 100, यस, तो मैं सपोज इसको 1 2 3 ऐसा करूं, तो 1% जो है ये इस लाइन का कितना हिस्सा होगा, 1% मतलब क्या होगा, 1/100 होगा कि नहीं, 100वां हिस्सा। 10 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा, 10th वाला हिस्सा होगा कि नहीं। सो वो कह रहा है कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया उनके मार्क्स, उनमें से सपोज जो 1 परसेंटाइल है, किसी को 1 परसेंटाइल, तो उससे ऊपर कितने लोग हैं, 99 परसेंटाइल लोग तो उससे ऊपर है, अब उसके नीचे कितने हैं, ओनली 1 परसेंटाइल, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बताते हैं उल्टा है, हम सपोज किसी के 99 परसेंटाइल आए होते तो वो कहाँ होता, यहाँ होता, होता कि नहीं, होता कि नहीं, यानी वो 99% लोगों से ऊपर है नंबर में। किसी के 50 परसेंटाइल आए मतलब वो बीचों बीच है, और मीडियन क्या हो गया 50 परसेंटाइल, मीडियन क्या है 50 परसेंटाइल, मिडिल वाली वैल्यू, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो परसेंटाइल मतलब यदि कोई चीज को 100 टुकड़े करें और आपको एक टुकड़ा मिला तो आपका 1 परसेंटाइल है, 10 टुकड़े मिल गए तो 10 परसेंटाइल, और यदि 10वां हिस्सा जब आ जाता है तब हम उसको एक और वर्ड दे देते हैं डेसाइल, क्या 10 मतलब डेकेड, डेसाइल दे सकते हो कि नहीं, तो वो डेसाइल हो गया आपके, जैसे आप डेकोमीटर या ऐसे यूनिट्स में डेका भी वर्ड यूज करते हैं ना एमएल बताते टाइम, बता दोगे नहीं। अब सपोज एक और वर्ड है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या, हाफ नहीं ना, क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ, वन फोर्थ का मतलब 25%, वन फोर्थ किसी चीज का मतलब 25%, सो कार्टाइल का मतलब क्या हो गया एक तरह से 25 परसेंटाइल, जो कोई चीज को 4 भागों में बांटती है वो कार्टाइल हो गया। जैसे देखो यही सेम है 1 to 100, पहले तो ये दो भागों में बांटा तो ये 50 परसेंटाइल हो गया कि नहीं, फिर इसको दो भागों में बांटेंगे 25-25 के, और इसको भी दो भागों में बांटेंगे 25-25 के, तो अब ये हो गया 25%, ये दूसरा 25%, ये तीसरा 25%, ये चौथा 25%, होगा कि नहीं, तो ये चार कार्टाइल हो गए, एक 100% बन जाता है कि नहीं। अब आपको मैं पूछूं कि कौन सा कार्टाइल मीडियन होगा, मिडिल में कौन सा कार्टाइल आया है, सेकंड कार्टाइल, 25% फर्स्ट कार्टाइल, सेकंड कार्टाइल दूसरे 25%, तो 50 हो गया कि नहीं, जहां कार्टाइल 2 खत्म हो रहा है मतलब 50% पूरे हो गए कि नहीं बच्चों। अरे आसान है ये, तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो आपको ये वर्ड याद रखना, कार्टाइल मतलब क्वार्टर, कोई भी लाइन को 4 पार्ट्स में बांटने वाली ऑब्जर्वेशन, यस। तो इस प्रकार से आप परसेंटाइल, डेसाइल और कार्टाइल भी याद रखोगे रेंज के साथ, कार्टाइल चार होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आप कितना समझ पाए होंगे ये तो जस्ट मैं उम्मीद करता हूं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वेश्चन था, अभी इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ा, जिसकी चीज को मुझे लगता पढ़ाने की जरूरत नहीं वही नॉट सेट में आ जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। आप देखोगे हमारी बुक की फर्स्ट एडिशन से लगा के अभी आपके पास कौन सा एडिशन चल रहा है, फिफ्थ एडिशन तक के अंदर ये रिसर्च के नोट्स के अंदर डे 1 से स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डिवीजन को हम कहते हैं सिग्मा, क्या कहते हैं, ये साइन है सिग्मा। फिफ्थ आपके पास ना, सॉरी 7th आ गया, ओह यस मैं तो वही भूल गया, 7th एडिशन में भी ये दे रखा है हमने। और सिग्मा या स्टैंडर्ड डिवीजन शॉर्ट में एसडी क्या है, कई बार हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि 99% तो मेरा हो जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं यार सच बता, तो अपन कहते हैं यार प्लस माइनस 2%, क्या प्लस माइनस, जो आपने वो 2% स्टैंडर्ड डेविएट करा, रेंज को बढ़ाया, तो वो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है उसको निकालने का एक स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है, और इसको हम नॉर्मली शॉर्ट में एसडी कहते हैं या सिग्मा करके डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या होता है, मीन निकालते टाइम हम क्या कर रहे थे, एक्स बार डिवाइडेड बाई एन कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन निकालना पहले कि वो मीन से कितना कम या ज्यादा है, फिर उनका स्क्वायर करना, क्योंकि कुछ लोग माइनस में होंगे कुछ लोग प्लस में होंगे, तो माइनस वालों को आप ले नहीं सकते, इसलिए माइनस को स्क्वायर करोगे, -1 × -1 +1 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है माइनस के साइन को हटाने के लिए, जब आपने स्क्वायर किया फिर उसका अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, होगा कि नहीं, इसलिए आप देख पा रहे हो कि x1 - x बार का स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई n, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। खैर स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है ये तो समझ में आया कुछ हद तक, कि आप जो मीन से कितना दूर हो, माइनस में या प्लस, ये देखने के लिए इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। औसत, और एक सॉफ्टवेयर है जो ये सब कैलकुलेट कर देता है, और ये बहुत चर्चित है, एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पहले ये इकलौता ही था, आजकल तो बहुत सारे आ गए, और इसको हम कहते हैं, हम एसपीएसएस के हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूला है, आप उसमें फ्री भी ये कर सकते हो, ये पेड सॉफ्टवेयर है, इंडिया में जो भी पेड होता है उसके क्रैक्ड और फ्री वर्जन आते ही रहते हैं, बट एसपीएसएस क्या है, तो इसका नाम पहले
स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस था। फिर आईबीएम नाम की कंपनी, जो कि दिग्गज है इंडियन टेक कंपनी आईबीएम, उसने उसको खरीद लिया है क्योंकि ये काफी रनिंग सॉफ्टवेयर था, इसकी बहुत डिमांड थी। तो अब इसका नाम क्या हो गया है, चेंज करके, क्योंकि आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं हम इसको, ऑफिशियल नेम तो ये है आईबीएम ने खरीदने के बाद। पर इनकेस आपको सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म पूछे पहले वाला, क्योंकि यही चर्चित है, लोगों को यही याद है, तो आपको याद रखना है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। और अब इसका नाम, जो कि आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स पैकेज में आता है, तो थोड़ा बदल गया नाम, स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म वही रही, और स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। अब डेटा भी कई प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कैटेगरिकल डेटा, ऐसे नाम सुने? जैसे मैं कह रहा ग्रुप या अनग्रुप, ऐसे कई प्रकार के डेटा हो सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या है मैंने पूछा, तो आप अपना नाम बताओगे। अब किसी का नाम ये है, किसी का नाम वो है, और किसी का नाम सिर्फ ये होना, क्या वो दूसरे से आगे है पीछे, ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या उसमें? नहीं, कोई रैंक नहीं बता सकते, सिर्फ नाम, नॉमिनल डिस्क्राइब करते हैं, यूज कर सकते हैं, हमारी क्लास में ये नाम वाले बच्चे हैं। यस। और इसमें मोस्ट फैंसी नेम क्या है, तो मेरे ख्याल से पूछा हो सकता है। नहीं, लड़कियां ज्यादा इसलिए बता रहा हूं, बट पूछा आजकल वाले नाम रख नहीं रहे, क्योंकि बेटी खुद पूछा कर ही नहीं रही। तुम लोग ये जानते हो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा रिपीटेड नाम क्या है? पता ही नहीं तुमको एक दूसरे के नाम? हाँ? एक से ज्यादा नाम वाले हॉस्टल में आपने देखा होगा, आपके नाम से मिलते जुलते नाम के और लोग भी रह रहे होंगे या क्लास में बैठ रहे होंगे। इससे कुछ खास ट्रेंड का पता नहीं चलता, क्योंकि ये नाम 25 साल पहले रखे गए थे। 25 नहीं, जितने भी साल पहले तुम जन्मे थे, लगभग 25 कह रहा हूँ मैं। हाँ, ओके, कोई नहीं। तुम लोगों से कुछ पूछना ही बेकार है, क्योंकि बताते तो तुम कुछ हो नहीं। कुछ बताते हो आज तक मेरी क्लास में, कुछ बताया है? 7 कब बजेगी, बजेगी ये पूछ रहे हो? और रोजाना के टाइम ही बजेगी, और 7 बजने के बाद तुम क्या राजा बन जाओगे? तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो काय को 7 बजने का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें क्या पूछना है, सिलेक्शन कब होगा? पूछो, एक एक करके पूछो, मैं हर किसी का एक एक बता दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, बाबा जी के पास पहले आते हैं कुंडली लेके, ऐसे पूरा प्रोसेस होता है, तब प्रेडिक्शंस होती है। और यकीन मानिए, आपने यदि मेरे से पूछा तो दो चीजें होगी, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप चले जाओगे। नहीं, जो सिलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को जरूर पूछना जिनके बारे में हमने कहा था उसकी एक्यूरेसी रेट क्या है। बट कोई नहीं, अब हम कहना नहीं चाहते, वरना क्लास में 10 बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, ये तो आपने पढ़ रखा था कि नहीं? अब क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एक अलग ही वैल्यू, मतलब जिसको आप सेगमेंट में नहीं डाल सकते। और एक होती है कंटीन्यूअस, जिसमें आप कुछ रेंज ले सकते हो, इससे इसके बीच में रेंज ले सकते हो कि नहीं? और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल हो सकता है, नॉमिनल या ऑर्डिनल, ये मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन है, और भी कई टाइप्स हो सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉमिनल लेंस वाले, नॉमिनल टाइप के डेटा पे कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाओगे, या ये डेटा किस प्रकार के डेटा का एग्जांपल है। तो मैं जस्ट क्विकली इसको रिव्यू कर दूं, क्योंकि अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे, तो मुझे और डिटेल में ऐड करना पड़ रहा है, शायद ये नोट्स में नहीं, आपको और लिख लेना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? नॉमिनल डेटा, नाम से ही पता चलता है नॉमिनल डेटा क्या है। ये नाम लैटिन में नोमेन से आया, और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नेम, नेम, यानी कि these data don't have any meaningful order in their value and distribution। जैसे मैंने किसी का नाम पहले और किसी का नाम बाद में ले लिया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई किसी से सुपीरियर और इंफीरियर नहीं हुआ। सो एग्जांपल्स क्या हो गए नॉमिनल डेटा के? उदाहरण के तौर पे, जैसे हम चेक कर रहे हैं मैरिटल स्टेटस क्या है, कोई बताओ, तो कोई बताएगा सिंगल, विडो, मैरिड। मैंने सीक्वेंस में लिखा, यदि मैं मैरिड, विडोड, सिंगल लिखता तो भी कोई खास मीनिंग चेंज नहीं होती। यस। यहाँ पे मैं बताता नेशनलिटी, तो इंडियन, जर्मन, अमेरिकन, इस सीक्वेंस में मैंने पूछा किसी व्यक्ति से, या एबीसीडी से भी पूछ लिया, अमेरिकन पहले आया, तो इससे ये नहीं कि अमेरिकन सुपीरियर है दुनिया में बाकी लोगों से। यानी कि नाम से ही कुछ चीजें डिस्क्राइब हो पा रही है, वो डेटा नॉमिनल है। क्या है? जैसे आप जेंडर पूछ रहे हो, मेल, फीमेल, आजकल अदर्स भी पूछना पड़ रहा। तो आपको एग्जाम्पल में पूछा कि आपके सैंपल का जेंडर मेल है, ये किस प्रकार का डेटा हो गया? जब आप जेंडर वाइज डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे सैंपल का, तो वो डेटा क्या है? नॉमिनल डेटा ही है। क्या है? नॉमिनल डेटा। सो एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा नॉमिनल मतलब नेम, क्योंकि लैटिन में नोमेन से ये नाम पड़ा, नॉमिनल डेटा, एक ही वर्ड में लिखना है। फॉर एग्जांपल कोई एक लिख लो, जेंडर मेल या फीमेल। ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस। पूरा नहीं लिखना, मैंने बताया नॉमिनल लिखो, नेम लिखो, और एग्जांपल के तौर पे जेंडर लिख दो, उतना ही लिखना है। नॉमिनल के बाद आता है ऑर्डिनल। जैसे दे हैव नेचुरल ऑर्डरिंग नंबर्स, दे जस्ट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑन अ स्केल। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम एबीसीडी ऑप्शंस में आपको ऐसे लिखते हैं, है ना? ऐसा लिखा, इसका मतलब नहीं कि सी जो है ये वाला ऑप्शन से छोटा हो गया, नहीं, लिखने के तरीके में हमने उसमें सी लिखा है, ए के इस तरह से नीचे, क्योंकि सीक्वेंस तय हुआ है एबीसीडी में, हमने को इस तरह से पढ़ाया गया है। बट सी ए से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो ये ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? जैसे रोल नंबर में आपका नाम जस्ट बिकॉज ए है इसलिए आप 1 पे हो, और आप कह रहे हो तू 99 पे है, सो आई एम द बेस्ट। ऐसा हो सकता है कि जस्ट बिकॉज रोल नंबर 1 होने से आप इंटेलिजेंट हो गया? मैरिट में क्लास टेस्ट में यदि आप आ रहे हो टॉप है ना, तो वो रैंक है आपकी, क्या है? रैंक उस टेस्ट में। तो ये जस्ट ऑर्डर या सीक्वेंस बता रहा है किसी एक स्केल में उस डेटा की पोजीशन बता रहा है। सो ऑर्डिनल डेटा ओनली शोज द सीक्वेंस एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की कौन बड़ा कौन छोटा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे आपको फीडबैक देने के लिए कह रहे हैं, 1 to 10 में आपको एक नंबर चूज करके फीडबैक दे दो, या फिर हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रहे हैं, बस सिर्फ उस टेस्ट में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, बट लाइफ में उस पर्सन से बेस्ट होके नहीं, ये कह पाना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस डेटा पे कर पाना मुश्किल है। ये इकोनॉमिक स्टेटस, कोई हाई में कोई मीडियम में, क्योंकि हमने कट ऑफ रखा था इनकम का, और उसी के हिसाब से आप उसमें फॉल कर रहे हो। सो ऑर्डर दिखा रहे हैं हम, क्या दिखा रहे हैं? हाई इनकम वालों की इनकम ज्यादा है, मिडिल इनकम वालों की मिडिल इनकम, लो इनकम वालों से इनकम ज्यादा है। या फिर एजुकेशनल लेवल, सपोज प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, तो हम ये बता रहे हैं कि कौन लोग, इसमें कितने परसेंट लोग हैं जो हायर सेकेंडरी पढ़े हुए हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो प्राइमरी तक ही पढ़े हुए हैं। ये जस्ट आप उनकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, और कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर नहीं कर रहे। तो ये जो
सेट ऑर्डर्स है, चाहे किसी किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे वो सेट हो गए वो। और एक होता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट, सेपरेट, जिसको फ्रैक्शंस में नहीं बताया जा सकता। यानी कि डिस्क्रीट डेटा वैल्यू फॉल अंडर होल नंबर्स। जैसे मैं स्टूडेंट्स कितने मेरी क्लास में, तो मैं 300 से 400 थोड़ी कहूंगा, मुझे एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि 296 स्टूडेंट बैठे हैं आज, या फिर मैं कहूंगा कि 296.5। तो 0.5 कौन है? जो आधा फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, मेंटली वो राखी बांधने घर चला गया। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा होता तो सिर्फ 100 ही आता नंबर, क्योंकि लगभग सारे वहां पहुंच गए। सो जिसका नंबर 1 में आएगा, मतलब इंटीग्रल नंबर आएगा, जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो एक सेपरेट वैल्यू है, डिस्टिंक्ट नंबर है, तो उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डेटा। एग्जांपल भी बहुत सारे। सो दिस डेटा कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू डेसिमल और फ्रैक्शंस। डेसिमल में नहीं आएंगे ये, और फिक्स्ड वैल्यू होगी, उनकी फिक्स वैल्यू होगी, और उनका सब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और ये मेनली इन डेटा को हम बार ग्राफ से या लाइन या फ्रीक्वेंसी टेबल से प्रेजेंट करते हैं। वो तो प्रेजेंट करने का तरीका वो आपको नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि ये डिस्टिंक्ट और सेपरेट डेटा होता है, इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फ्रैक्शंस। और अब एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी। मैं कहूं मेरे सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं? मैं कहूं 2 3, और 2 3 क्या है? या तो 2 है या 3 है। 2 3 का मतलब क्या? सो आपको याद रख लेना है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। कि नॉर्थ साइड के कितने बच्चों ने लिखा, तो हम कहेंगे 85000। ऐसा थोड़ी कह सकते 85000 से 90000। कोई रेंज दे सकते हो क्या आप वहां पे? नहीं। सो ये फिक्स वैल्यू। डेज इन अ वीक, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तुम ये कहोगे सर 4 शनिवार होने चाहिए, 11 कर दो, क्योंकि वो गाना सुना था आपने, है ना? अब वो नहीं हो सकता। सो ये तो डिस्क्रीट डेटा के एग्जांपल। अब डिस्क्रीट के अलावा रेंज, कई बार रेंज में लिखना पड़ता है, तो क्या हो गया? कंटीन्यूअस डेटा। कंटीन्यूअस डेटा, हियर इंफॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लेवल, छोटे छोटे लेवल्स में हम लिख सकते हैं। और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स कोई भी रेंज दे सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है, डेसिमल्स में हो सकता है, 0.5 में हो सकता है, 0.25 में हो सकता है, 0.1 में हो सकता है। हाँ जी। जैसे आप हाइट, स्पीड, अलग अलग मीटर्स होते हैं। जैसे अपनी घड़ी तो सिर्फ सेकंड बताती है, ओलंपिक वाले जो रेसर्स होते हैं, और उनकी घड़ी तो सेकंड का भी हजारों हिस्सा बताती है, और बाकी अपने घड़ी जो घर में होती है, सेकंड वाली सुई टूटी होती है, सिर्फ मिनट और आवर्स ही बताती है। हो सकता है कि नहीं? सो इट डिपेंड्स आप कैसा मेजरमेंट का टूल यूज कर रहे हो। हाँ, और जो सोनार वाला वेट होता है, गोल्ड वाला, वो तो वैसा मिलीग्राम का हिस्सा बनाता है। और इससे ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यदि आप वेट देख रहे होंगे, तो वो तो ना जाने किस वेट पे होगा। सो अलग अलग जो लेवल ले सकता है रेंज, जैसे हाइट, वेट, टाइम, स्पीड, इसको हम क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस डेटा। कोई कुछ पूछ रहा था क्या मुझे? सर की आवाज आई कहीं से? इंटरवल डेटा, रेशियो डेटा भी मैंने कहा ना, और कई फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये 4 कैटेगरी बता रहा हूँ। जैसे आपने कंटिन्यूअस डेटा देखोगे अब आप, तो आप इस कंटिन्यूअस डेटा को आप अलग अलग तरीके से एनालाइज करोगे कि किस तरीके से उसको कंटिन्यूअस डेटा को एनालाइज करना है। और जैसे आपने मैंने कहा कि एक्स ये है, तो एक्स तो क्या हो गया? नॉमिनल डेटा। वाई ये है, यस। अब आप वाई और एक्स का रेशियो देखने जाओगे, तो और एनालाइज करोगे, तब आपको और डिफरेंट टाइप के डेटा यूज करने पड़ सकते हैं। अब एक नया वर्ड है जिसपे आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं चाहूंगा ये आपको जरूर बताऊं, ये भी आपको नोट करना है। आजकल जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल जो ट्रेडिशनल है वहां तक नहीं रुक रहे, हम सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सिस्टमैटिक रिव्यू एंड व्हाट इज मेटा एनालिसिस, तब आप क्या करोगे? तब आप तो फंस जाओगे। और एग्जाम में आने के बाद तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन हम पहले बता रहे हैं, तो आपको ये लिखना है। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, यदि नहीं लिख पा रहे हो तो समझने की कोशिश करना। ऐसा कुछ आता है, 4 5 स्लाइड्स की फोटो ग्रुप में भी डाल दूंगा, और आपको जब टॉपिक पे पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट समझने की कोशिश करना है। देखिए क्या होता है, अब मैं नया रिसर्च क्यों करूं जब ऑलरेडी रिसर्च अवेलेबल है मार्केट में? क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मुझे जानकारी मिले कि नर्सेज को क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेस बाय नर्सेज। तो मैं स्टडी क्यों करूं? मैं अच्छे से रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लूं, तो मुझे बहुत लोगों की अलग अलग स्टडीज में से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेके भी मैं एक बड़ी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना सकता हूं कि नहीं? आप लोग क्या करते हो? बुक्स पढ़ते हो, वीडियो से पढ़ते हो, तो आपको एक बुक या एक नोट से थोड़ी पढ़ते हो। डायबिटीज पे 4 पॉइंट्स यहाँ दिख गए, आपने लिख लिया। 4 एमसीक्यू दूसरी बुक से देख ले, 3 तो सेम ही थे, जो नया था वो आपने लिख लिया। पॉसिबल है कि नहीं ऐसा? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हो, सिस्टमैटिक रिव्यू। और हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है, एग्जिस्टिंग स्टडीज है, उनको सिस्टमैटिक तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उन रिसर्च प्रैक्टिस को वापस रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं? टेकिंग अकाउंट मींस रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। और स्टडी के 2 फाइंडिंग्स ले लिए, एनएसएस की प्रॉब्लम थे अकॉर्डिंग टू वर्मा जी, देन फिर हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू, हाँ, मिस्टर एक्स, ये तीसरी प्रॉब्लम जो नहीं मिली आपको। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी रिसर्च साइंटिफिक तरीके से किया था, तो हम उनकी फाइंडिंग्स को समराइज करके अपनी एक नई फाइंडिंग्स दे रहे हैं, जो मतलब 5 लोगों का एक समरी है। तो ये क्या हो गया? सिस्टमैटिक। अब आपने नया कोई डेटा कलेक्ट करा क्या? नहीं। आपने कोई नया डेटा एनालाइज करा क्या? नहीं। ओनली एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स में से आपने शार समरी निकाली और एक नई फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करा एक जगह पे, एक जगह पे। जैसे क्या होता है, चुनाव से पहले ओपिनियन पोल होता है, आज तक वाला एक ओपिनियन पोल देता है, एक दूसरी टीवी वाला देता है, तीसरी वाला, और एक चैनल क्या करता है, कोई ओपिनियन पोल नहीं करता, वो उन पांचों का एवरेज दिखा रहा होता है कि देखो इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग और ये एवरेज है। तो हमने कुछ नया किया क्या? नहीं। 5 लोगों ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम पे स्टडी करी है, हम उनकी पांचों की फाइंडिंग को समराइज करके अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे उस प्रॉब्लम का आंसर पढ़ने में आसान हो जाए। इसको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक रिव्यू। यानी हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी किसी के लिखे हुए प्रॉब्लम्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग सेंस। क्यों? क्योंकि हम अननेसेसरी मैन मनी मटेरियल क्यों वेस्ट करें? सो आप क्या देखोगे, आप इस तरीके से एनालाइज करोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चंस को आंसर कर पा रही है, ठीक नहीं कर पा रही, उसके लिए और सर्च करो कौन सा एंगल नहीं मिला इसमें। और ऐसा करते करते आप 5 6 10 15 क्वालिटी स्टडी को जब आप आंसर करोगे, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, वही आंसर आप पब्लिश कर दो।
मैंने 10 लोगों ने जो रिसर्च किया था नर्सेस की प्रॉब्लम को अलग अलग एरियाज में, उनकी समरी लोगों को बता दी। तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टमिक रिव्यू। सिस्टमिक रिव्यू। मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं करा, मैंने कोई सैंपल कलेक्ट नहीं करा, मैंने जस्ट कंप्यूटर पे सर्च करके मेरे लिखने की स्किल्स को यूज किया कि कम शब्दों में लोगों को मैं उस प्रॉब्लम का आंसर बता सकूं। क्या क्या रहा इसके स्टेप्स? आपने टॉपिक सेलेक्ट करा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द नर्सेस। अब आप क्या करें? आपने उसको प्रोटोकॉल बनाया कि कौन सी स्टडीज लोगे, नए नए इंडियन स्टडीज, लार्ज हॉस्पिटल्स में, ऐसा कुछ तय करा सर्च करते टाइम। फिर आपने स्टडीज को स्क्रीन करा, फिर स्टडीज को चेक करा कि कौन सी प्रॉब्लम है, फिर उनका मेन डाटा चेक कर लिया, फिर उसमें से सिंथेसाइज किया। उन्होंने कहा है ये चीज नहीं लिखना है, आप अपने शब्दों में उस रिजल्ट को लिख रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये भी एक साइंटिफिक हो गया। अब 10 लोगों के डेटा यदि आपने डेटा पढ़ के उसकी मीनिंग निकाली है, तो गलत होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। रहेंगे कि एक आदमी गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। यस, सो ये एविडेंस काफी स्ट्रांग होगा, ये एविडेंस काफी स्ट्रांग होगा। तो सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वो काफी अच्छी स्टडी माना जाता है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाए तो वो क्या होगा? मेटा एनालिसिस। क्या होगा? मेटा एनालिसिस। देखिए, सिस्टमैटिक रिव्यू में हमने क्या किया? स्टडी 1 उसकी फाइंडिंग, स्टडी 2 उसकी फाइंडिंग, स्टडी 3 उसकी फाइंडिंग, स्टडी 4 उसकी फाइंडिंग, स्टडी 5 उसकी फाइंडिंग। इन फाइंडिंग्स को क्रिएटिव तरीके से हमारा दिमाग लाके प्रेजेंट करा कि जिससे लोगों को अच्छी तरीके से वो प्रॉब्लम में गैप नजर नहीं आए और उसके आंसर्स मिल जाए। लेकिन हमने ना डेटा एनालाइज किया, ना डेटा कलेक्ट किया, ना खुद से कुछ कहा। ठीक। पर अब क्या हुआ कि जब मैं ये इतना काम कर रहा था तो मैंने देखा कि रिसर्चर 1 ने डेटा बहुत अच्छे से कलेक्ट किया था, लेकिन वो रिजल्ट में उसको अच्छे से बता नहीं पाया। यदि मेरे पास वो डेटा होता तो मैं उसको और अच्छे से प्रेजेंट करके उसमें से बढ़िया मीनिंग लोगों को निकाल सकता। समझ रहे आप? यानी मुझे उसका डेटा सिर्फ दोबारा एनालाइज करना, डेटा उसी का है, मैं दोबारा डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही मेरे को लगा कि मैं रिसर्चर 4 का भी डेटा दोबारा एनालाइज करके कुछ और मीनिंग निकाल सकता। तो मैंने सिर्फ क्या किया? सब डेटा को एनालाइज दोबारा करा और उसमें से एक नई बड़ी पिक्चर बताने की कोशिश की। तो ये एनालिसिस क्या है? मेटा एनालिसिस। मेटा क्यों? क्योंकि वर्चुअल है, जैसा मेटा का वर्ल्ड है फेसबुक वाले का। मतलब मैंने कोई डेटा कलेक्ट नहीं करा, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा था उसको ही एनालाइज करके एक नई मीनिंग फाइंडिंग की, जो वो चारों नहीं दे पाए थे अपने रिसर्च में। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटा एनालिसिस। सो सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, ये पूरा इस रिसर्च डिजाइन का नाम है। और ये नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, एआई का जमाना। आप सर्च कर लो, आप सर्च करके उसको सिंथेसाइज करके अलग तरीके से बता दो, और इसमें गलत होने के चांस कम है, क्योंकि बहुत बड़े डेटा पूल में से आप जानकारी निकाल के उसको नए शब्दों में बता रहे हो। तो ये आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका सिस्टमैटिक रिव्यू है पास्ट स्टडीज के फाइंडिंग्स का, और आप पास्ट स्टडी के डेटा को एनालाइज करके एक नई एंगल से उस डेटा को बता रहे हो, तो आपका एनालिसिस मेटा एनालिसिस है। क्या है? मेटा एनालिसिस। अब एक टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट, जिसपे कई बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार आपने देखा होगा। और काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर या कई अन्य टेस्ट के अंदर स्टैटिस्टिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुना क्या आपने वर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम? डीओएफ नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन की इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन कितने? सपोज मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 1 से लगा के 10 तक, 1 से लगा के 10 तक, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। अब मैं इनको इंडिपेंडेंटली कहूं 1 2 3 4, इन सब में आपस में डिफरेंस कितना है? एक, एक का ही डिफरेंस है। एक एक बढ़ते अगला नंबर आ रहा है कि नहीं? सो उसमें से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन निकालूं मैं कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो उसको निकालने का एक फार्मूला आपको याद रखना है, n माइनस 1। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। सपोज मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? n माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 यानी कितनी होगी? 99, 99। सपोज मेरे पास 60 सैंपल है, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 60 माइनस 1 59। ये तो आसान सी बात है, लेकिन हर बार ये इतना आसान नहीं होता। हर टेस्ट के अंदर इसको अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करने का एक जरिया है। जैसे काई स्क्वायर में पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करें। काई स्क्वायर एक टेस्ट है, हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो वहां पर हम क्या करते हैं? हम टेबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल्स। तो टेबल बनाते हैं तो आपको क्या होता है? सिर्फ कॉलम्स और रो ही नजर आते हैं, ऑब्जर्वेशन तो दिखते ही नहीं वहां। ऑब्जर्वेशन आपको पता ही नहीं। तो टेबल में ये जो चीज होती है, ये कॉलम है। क्या है? ये 3 कॉलम है कि नहीं? और जो ये इस प्रकार की चीजें होती है, ये क्या है? रो। ठीक है, रो R1 R2 R3, है ना? मैं एग्जांपल जैसे बता रहा हूं, हालांकि ये हेडिंग ऊपर दी हुई है, तो ये वाला भी कॉलम ही है, ऊपर जो है वो भी। सपोज इस टेबल को हम देखें, इस टेबल को, तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इस टेबल में कॉलम जो बनाए हुए हैं, इस टेबल में यदि हम रो देखें तो ये प्रेजेंट एब्सेंट टोटल ऐसा लिख रखा है, तो ये रो 1 रो 2 ये रो 3, ऐसा कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो किसी टेबल को ऐसे बनाया जाता है रो एंड कॉलम्स में। सो ये कंटिंजेंसी टेबल्स बनाने का एक प्रक्रिया होती है, कंटिंजेंसी टेबल्स कुछ स्टैटिस्टिक टेस्ट में। और वो जब दिए आपके पास, तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, सिर्फ रो और कॉलम ही लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि इस रो की मैं कॉलम की टोटल करता हूं तो यहाँ 5 दिख रहा है, और इस रो की टोटल करता हूं तो ये 4 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? ये कॉलम टोटल जो है नीचे लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से मान लो रो की टोटल करता तो मुझे इस तरह एक और टोटल लिखा हुआ मिलता मिलता कि नहीं? जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इनकी टोटल, तो ये रो की टोटल है। किसकी टोटल है? रो की। और इस तरह से देख रहा हूँ तो ये कॉलम की टोटल, तो लास्ट वाला पूरा कॉलम ही टोटल है। अब जब ऐसा दिया हुआ रहे, तो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसमें वो टेबल होती है, जैसे मान लो 2/2, तो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। 2/3 लिखा हुआ है ना? 2/3, तो एक चीज 2 होगी और एक 3 होगी। मान लो कॉलम 2 है और रो 3 है। सो उसको निकालने के लिए आप तरीका बताते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर टेस्ट कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है R1 माइनस C1, R1 माइनस सॉरी R1 इंटू C1 माइनस 1। ये जो देखो, सपोज मैंने ये टेबल, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक? नंबर ऑफ कॉलम 2, रो भी 2, तो फॉर्मूला क्या होता? R1 सॉरी R माइनस 1, R माइनस 1, यानी कि रो की जो संख्या है माइनस 1 इंटू कॉलम के जो नंबर्स है माइनस 1, तो कॉलम भी 2 है माइनस 1, सो ये 1 ये 1, 1 इंटू 1 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 1। ये काई स्क्वायर के लिए, ये कई बार पूछा जाता है इसलिए। अब आप सोचते हैं काई स्क्वायर या दूसरे ऐसे टेस्ट है क्या? हमने तो इनके बारे में कभी सुना ही नहीं। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये टेस्ट आते हैं। ये टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि काई स्क्वायर किस प्रकार का टेस्ट है, या पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं ये बताओ। तो देखिए, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एक होता है सैंपल। हम रिसर्च में क्या लेते हैं? सैंपल।
और सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं, और सैंपल से जो डेटा आ गया है उसको हम पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन पे, तब वो क्या बन जाता है, स्टैटिस्टिक्स बन जाता है कि नहीं, वो उस कम्युनिटी का स्टैटिस्टिक्स बन जाता है कि कितने परसेंट नर्सेज को ये प्रॉब्लम है, बन जाता है कि नहीं, स्टैटिस्टिक्स। तो जो सैंपल डेटा है उसको जब जनरलाइज करते हैं तो वो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक को ही हम पैरामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, और पैरामीटर क्या है, वो क्राइटेरिया बन जाता है, क्या बन जाता है, क्राइटेरिया। तो कोई भी टेस्ट यदि कुछ नियमों का पालन करता है वो तभी लग पाएगा कि जब कुछ शर्तें जरूरी है, यस, तो वो टेस्ट हो गया पैरामीट्रिक। और टेस्ट कभी भी लग सकता है, पॉपुलेशन चाहे किस प्रकार की भी हो, आपका सैंपल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो, सैंपल साइज बहुत छोटी भी हो, तो भी वो टेस्ट लग जाएगा, तो उस टेस्ट को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहेंगे। मतलब कुछ शर्तें हैं उस टेस्ट को अप्लाई करने की, पॉपुलेशन पैरामीटर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करना चाहिए। जो टेस्ट वो शर्तें रखते हैं वो तो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, जिनकी कोई शर्तें नहीं है कहीं भी लगा लो वो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक। तो ऑब्वियसली बेस्ट कौन से होंगे, शर्तों के साथ, लेकिन शर्तें पूरी नहीं कर सकते रिसर्चर, इसलिए रिसर्चर का फेवरेट कौन सा होगा, नॉन पैरामीट्रिक, जो चाहे जब चाहे जहां चाहिए लगा लो, यस। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या होता है, ये पैरामीट्रिक टेस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मीन को कंपेयर करेगी, किसको कंपेयर करेगी, जैसे हम क्या करें, देखो कि वो कॉम्प्लेन पीने वाला बच्चा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में था उसकी हाइट का मीन था, मान लो एवरेज हाइट इंक्रीज हुई थी 10 सेंटीमीटर ना, ये मीन था 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई, ये हमारे पास मीन 1 है। अब जो कंट्रोल ग्रुप में बच्चा था जिसको हमने कॉम्प्लान नहीं पिलाया उसकी एवरेज हाइट इंक्रीज हुई 8 सेंटीमीटर, ये मीन 2 है। अब हम बताएं कंपेयर करके इन दोनों को कि ये 10 जो है ये सिग्निफिकेंटली हाई है 8 से, तो दो मीन को कंपेयर करने के लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा, कई बार मीन 3 होंगे, कई बार मीन 4 होंगे, यस, तब आपको अलग अलग टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली सेम सैंपल हो, जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, मीन को दो मीन हुए मान लो, तो जैसे अभी हमारे एग्जांपल में था प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट या एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप का, तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट। ये टी टेस्ट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, दो मीन को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं टी टेस्ट, यस, डिफरेंशिएट बिटवीन टू मीन्स। अभी टी टेस्ट भी दो प्रकार का होता है, इसमें भी एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है, एक होता है पेयर्ड टी, पेयर जोड़ी में टी, और एक होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट। तो जोड़ी क्या हुई, सेम सैंपल, सपोज ये इस सैंपल का प्री टेस्ट है, इसी सैंपल का ये पोस्ट टेस्ट कितना हाई है इससे, तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट सेम ही सैंपल के हो गए, तो हम कौन सा वाला टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, पेयर्ड टी टेस्ट, कौन सा, पेयर्ड टी टेस्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब टी टेस्ट की कुछ मजबूरियां हैं, टी टेस्ट से कम में यदि आप यूज करना चाहते हो, जेड टेस्ट और होता है, कौन सा, जेड टेस्ट, जेड टेस्ट भी यूज कर सकते हो। अब मीन यदि दो से ज्यादा हो गए, तीन या उससे ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा मतलब तीन या उससे ज्यादा मीन हो गए, तो आप टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते। ये टी टेस्ट वगैरह सब अभी जो मैं बता रहा हूं ये पैरामीट्रिक टेस्ट है जो बेस्ट है। तब आता है एनोवा, कौन, एनोवा, और इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप सोचते सर हमें क्या क्या पूछा जा रहा है। एनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका अंडर रूट ही वेरिएंस है, यस। सो वेरिएंस को हम एफ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसलिए एनोवा का सिंबल होगा एफ, एनोवा का सिंबल होगा एफ। अब ये तो हो गए पैरामीट्रिक टेस्ट, बाकी कोरिलेशन के लिए हम पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। एनोवा के भी कई टाइप है, एनोवा से आगे बढ़ गया एन कोवा भी आ गया, एन कोवा, कोवेरिएंस होगा ना, कोवेरिएंस वो देखने के लिए एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी आ गया, एन कोवा, बट ठीक है जितना याद रह सको, एडिट इन तीन टेस्ट का नाम याद रखना है, टी टेस्ट, सेट टेस्ट, एनोवा, टी में भी पेयर्ड और अनपेयर्ड, सेम सैंपल है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाला तो पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल में कंपेयर कर रहे हैं तो सेम सैंपल नहीं हुआ तो अनपेयर्ड या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा, लगेगा कि नहीं। तीन मीन हो गए तो आप क्या यूज करोगे, एनोवा। जैसे तीन ग्रुप हो गए, सपोज हमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखना था, जीएनएम बीएससी या एमएससी में क्या डिफरेंस है नंबर्स में, तो तीन मीन हो गए तो हम एनोवा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एनोवा। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर इनके विकल्प के तौर पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये मैन विटनीज यू टेस्ट, मैन विटनीज यू टेस्ट, जो टी टेस्ट नहीं लग सकता, दो मीन है, आप पैरामीट्रिक नहीं फॉलो करना चाहते तो आप मैन विटनीज यू टेस्ट लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ काफी फेमस है ये विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जिसको जेड टेस्ट कहते हैं, यस। ये दो रिलेटेड ग्रुप्स में रैंक देखता है, साइन रैंक, और एनोवा की जगह जहां तीन टेस्ट तीन मीन है तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, क्रूस्कल वैलिस टेस्ट जिसको एच से डिनोट करते हैं। और जो सबसे ज्यादा चर्चित नर्सिंग में है, जिसमें मैं बार बार बताता आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है काई स्क्वायर टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक में आपको टी टेस्ट की जगह क्या यूज करना है, तो आप काई स्क्वायर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, काई स्क्वायर। सो काई स्क्वायर भी क्या करेगा, दो या उससे ज्यादा भी चल जाता है काई स्क्वायर में, तो दो या उससे ज्यादा भी मीन हुए तो आप काई स्क्वायर से कंपेयर कर लो, लेकिन याद क्या रखना है कि काई स्क्वायर सिर्फ नॉमिनल डेटा लेता है, कौन सा डेटा, नॉमिनल डेटा पे ही ले सकते हो, जब ऑर्डिनल यानी रैंक बताने वाला होगा तो आपका काई स्क्वायर नहीं बता पाता, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है। बट काई स्क्वायर का ये सिंबल है, एक्स जैसा स्क्वायर किया हुआ, और काई स्क्वायर पे क्वेश्चन काफी आते हैं, आ चुके हैं, और अब आएंगे एनोवा टी या जेड टेस्ट पे। तो मैंने काफी कोशिश करी है आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक उनके कुछ उदाहरण कि एटलीस्ट काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये आपको याद होगा। नॉन पैरामेट्रिक में और कौन कौन है, क्रूस्कल वैलिस, विल्कॉक्सन साइन रैंक, फ्रीडमैन टेस्ट, मैकनेमा टेस्ट, फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट, काफी सारे। और पैरामेट्रिक में कौन है, तो ज्यादा नहीं है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, दो मीन को कंपेयर करेंगे, तीन मीन को कंपेयर करने के लिए एनोवा, ठीक है। ओके देन, अब मुझे लगता है आप स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छे नंबर ले आओगे, और सर ने कहा कि कल रक्षाबंधन पे आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या प्लान है आप लोगों का, छुट्टी, नर्सेस तो यूनिवर्सल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में आते हैं, अपने तो हर दिन रक्षाबंधन है, बट टीम और ऑफिस के स्टाफ को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, और आप लोगों को एक रिवीजन का मौका मिलेगा। सो कल नॉर्सेट बैच का प्लस जो रियल लाइव ऑनलाइन बैच है उनकी छुट्टी रहेगी, और परसों एज इट इज क्लासेस होगी आप लोगों की। ओके देन, थैंक यू।